ओके सो टुडे विल बी डे 3 और एज डिस्कस्ड आप डे 3 आज को मानेंगे और पहले के जितने भी लर्निंग है हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वी स्टार्टेड विथ इंट्रोडक्शन जो डे 1 के वीडियो में है। आप उसे देखेंगे, एकदम साफ है, क्लियर है। जो भी उसमें नहीं समझ में आता है देन यू कैन आस्क। पर्सनली भी आप पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, या नेक्स्ट डे आप क्लास में आते हैं तभी भी पूछ सकते हैं। तो हमने उसमें बहुत क्लियरली समझाया है। और ये 5 डेज में हम जिसको ज्यादा फोकस कर रहे हैं वो गेस्टॉल्ट मेथड है। गेस्टॉल्ट मेथड को मैं और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी, जैसे कि जो भी नए हैं उनको थोड़ा क्लियर हो जाए। ग्राफोलॉजी को हम जब हैंडराइटिंग को डिकोड करते हैं तो थोड़े हम मेथड्स फॉलो करते हैं। ग्राफ में जो बनता है, लाइन, कर्व, ये सभी से बन के अल्फाबेट्स बनते हैं। ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग में आपने बनाया होगा ट्री, माउंटेन, वो भी एक ग्राफ है। कहीं डॉट लगाया होगा तो वो भी एक ग्राफ का हिस्सा है। और लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, सारे ही एक ग्राफ का हिस्सा है। और यही सब मिलके बनते हैं अल्फाबेट्स। ए में कर्व होता है, देन बी में एक स्टेम होता है परपेंडिकुलर, वो लाइन कहलाएगा, लूप कहलाएगा। लाइन, लूप, ये सब से ही मिलके बनते हैं ग्राफ्स। तो इसको जब हमने गेस्टॉल्ट मेथड कहा, मतलब जब हम दूर से देखते हैं तो हमें दिखता है ऐसे। मैंने पहले फर्स्ट डे में एग्जांपल एक बस का दिया था, आज मैं और क्लियर बताती हूँ। जैसे कि आप किसी के बंगलो में एंटर करते हैं तो मेन गेट होता है सपोज, और आप एक ओवरव्यू देखते हैं दूर से कि एक बहुत बड़ा आलीशान बंगलो है, बाहर में बहुत बड़ा सा एरिया है। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप एक किसी के घर विजिट कर रहे हैं या कहीं पे आपका कोई फंक्शन है, इनविटेशन है। आप पहले एंटर होते हैं तो पहले बाहर से देखते हैं। बाहर से देखेंगे, लॉन होगा, बहुत सी चीजें आप इमेजिन करेंगे, पहले गए होंगे या ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं। तो उसमें आप पहले ओवरव्यू जब देखेंगे तो आपको एक अंदाजा लगेगा कि ये तो कितना बड़ा एरिया है। उसमें जो आपको बाहर से जो घर बने हुए दिखेंगे, बंगलों का जो स्ट्रक्चर दिखेगा, उसमें जो पेंट लगा होगा, उसके जो मॉडल होंगे, उससे आप एक अंदाजा लगा लेंगे कि अंदर का एरिया कितना बड़ा हो सकता है, कितने कमरे हो सकते हैं। सिमिलरली बाहर का जो एरिया है वहां पे जो भी आप देखेंगे कि उसमें कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स कितने हैं, उसमें किस तरह के प्लांट्स लगे हुए हैं, उनका प्रेजेंटेशन कैसा है, और उसमें वाटर फाउंटेन है या जो भी उनका डेकोरेटिव चीजें हैं, बाहर से लेके अंदर तक प्लांट्स किस टाइप के लगाए हुए हैं। तो एक आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ इस बंगलो में रहने वाले लोग कैसे होंगे, या घर का अंदर से इंटीरियर कैसा होगा। एक एक अंदाज लग जाएगा। तो यही होता है गेस्टॉल्ट थेरेपी, जहाँ पे हम बिना मेजर किए, बिना उस एरिया को मेजर किए, हम अपने आंखों से, हमारा विजन जहां तक जाता है वहां तक हम सारा अंदाज लगा लेते हैं कि अच्छा इनका ऐसा होता होगा। देखो कितने अच्छे प्लांट्स है, फाउंटेन है, मतलब ये है। वास्तु वाले अपना लगा लेंगे कैलकुलेशन, तो वो एक गेस्टॉल्ट मेथड है। लेकिन जब आप अंदर जाएंगे, फिर एक एक चीज को आइडेंटिफाई करेंगे, इंटीरियर्स देखेंगे, वहां पे जो पेंटिंग्स लगे हैं उसके डिटेल्स देखेंगे, और फिर बाकी के एक एक चीज जब उन लोगों से मिलेंगे जो अंदर है, या फिर अंदर जो भी चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तब आपको उसके अंदर का फील आएगा। तब आपके एक एक चीज को आप एनालाइज कर पाएंगे, टच कर पाएंगे। टच करके आप देख पाएंगे कि फर्नीचर है तो वो कौन से मटेरियल का है, आपके इंटरेस्ट की कोई फ्लावर वास है वो कैसी है, पेंटिंग है वो कैसी है। ऐसे करके आप डेकोरेटिव आइटम्स भी और सारी चीजें आप उसको टच करके, फील करके, क्लोजली ऑब्जर्व करके देख पाएंगे। तो ये हो गया ट्रेट मेथड। गेस्टॉल्ट मेथड हम दूर से हैंडराइटिंग के सैंपल को देखते हैं। जब हैंडराइटिंग के सैंपल को दूर से देखते हैं तो हमें क्या है जो मेजर नहीं करना है। मेजर हमें नहीं करना है, जैसे हमें दिखता है कि ये मार्जिन किस तरह का मार्जिन है, ये बेसलाइन किस तरह का बेसलाइन है। जिसको भी ये टर्म समझ में नहीं आ रहा होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड डे की रिकॉर्डिंग में आप देखेंगे जाके तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मार्जिन किस तरह का है, तो उसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम उसके ट्रेट्स में जब जाएंगे आगे, तो फिर हम एक माइन्यूट माइन्यूट चीजों को भी डिकोड करते हैं। जैसे आई कैसा लिखा हुआ है, ए कैसा लिखा हुआ है। अभी जो गेस्टॉल्ट मेथड है जो दूर से पता चल जाए, जैसे दो लोग बैठे हैं तो वो कितना क्लोज बैठे हैं, अगर क्राउड में कुछ लोग हैं तो कितने डिस्टेंस में हैं, अगर दूर से कुछ फंक्शन चल रहा है तो ओवरऑल क्राउड कितना है। ये सभी हम जो देख पाएंगे दूर से वो हम देखेंगे गेस्टॉल्ट मेथड में, जो अब तक हम कर रहे हैं। पेस्टोसिटी एक टॉपिक हमने देखा था, फिर से हम देखेंगे। एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ इंक जो हो जाता है पेस्टोसिटी, वो भी आप दूर से देख सकते हैं।
कि कहीं पे ज्यादा इंक है, कहीं पे कम इंक है। जोन्स, वो जो जोन्स बेसिकली अल्फाबेट्स के हाइट को दर्शाता है, वो भी मैं आज फिर से कवर करूंगी, वो भी आप दूर से देख पाएंगे। मतलब आपको मेजर नहीं करना पड़ेगा, अंदाज से। जैसे आप देखते हैं एच लिखा हुआ है, मैंने लिखा NISHA, तो एच का जो स्टेम है वो ए से कितना बड़ा है वो आप देख पाएंगे। SINGH, जी का जो लोअर लूप है, वो जी के जो सर्कल है, लूप है, जी का जो नीचे का लूप है, वो जो मिडिल जोन का लूप है, उससे कितना डिस्टेंस उसका डबल है या मोर देन डबल है या इक्वल है, वो एक आंखों से आपको समझ में आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन। ये इसका डबल हो सकता है, ये तो डबल से ज्यादा है, ये तो डबल भी नहीं है, उससे कम है, ये तो छोटा है। ऐसे करके आपको साइज पता चलेगा, तो ये सारे गेस्टॉल्ट मेथड में आता है। तो वो उसकी एनालिसिस हम सीख रहे हैं ट्रेट में जाने से पहले। ट्रेट में भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो है वो कवर करेंगे सारे, और एनालिसिस का रिपोर्ट कैसे बनाना है वो भी मैं बताऊंगी। तो ये सबको क्लियर है? ठीक है, तो मैं शेयर करती हूँ। एक बार एक रिकैप कर लेंगे सैंपल के साथ। ओके, ये स्क्रीन विजिबल है? ओके, तो ये मार्जिन आपको दिख रहा है? ये हमने देखा था लेफ्ट मार्जिन। तो इसमें दो मार्जिन मैंने उस वक्त नहीं बताया था, जो हम सैंपल में भी देखेंगे। ये जो लास्ट के लाइन में आप फर्स्ट देख रहे हैं, दैट इज कॉनकेव। वो एक हल्का सा कर्व बनता है जो कि पहले रूट से दूर है, लेफ्ट से दूर है, देन क्लोज टू रूट गए लेफ्ट मार्जिन की तरफ, देन अवे फ्रॉम रूट। तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन बताऊंगी कि ये पहले तो अवे होते हैं रूट से। रूट हमने देखा था पास्ट, रिलीजन, कंट्री, पेरेंट्स, ये सारे सोसाइटी, दैट इज कम, दैट कम्स अंडर पास्ट थिंग्स, लेफ्ट हैंड साइड। और फिर उनको जब जब जरूरत होती है तब वो रूट से अटैच हो जाते हैं, और जब उनको जरूरत नहीं होती है तो रूट से वापस डिटैच हो जाते हैं। तो ये है कॉनकेव लेफ्ट मार्जिन। देन कॉन्वेक्स लेफ्ट मार्जिन। कॉन्वेक्स लेफ्ट मार्जिन डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, पहले अटैच थे, फिर दूर चले गए, फिर वापस उनको लगा कि नहीं, ये सब इम्पोर्टेंट है, पास्ट की जितनी चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट है, तो फिर वो ट्राई करते हैं कि वो अटैच हो जाए। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं कि इंडिया में रहने वाले अगर कहीं फॉरेन में चले जाते हैं, फिर उनको काफी साल के बाद लगता है नहीं, हमारा जो मदरलैंड है वापस वहां आना चाहिए, तो वो फिर रूट से अटैच होने लगते हैं, मिस करने लगते हैं, एंड फिर वापस वो आने के लिए कोशिश करते हैं और आ जाते हैं। तो ये आप ऐसे करके देख सकते हैं। फिर हमने देखा था लेफ्ट मार्जिन। तो लेफ्ट मार्जिन में देखिए मैंने कुछ कुछ यहाँ पे किया है, पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेट, अच्छा ठीक है। हाँ, इसका मार्जिन देखिए, ये अजय जी का सैंपल है। ठीक है, ये अजय जी का सैंपल है, इसके मार्जिन देखिए, पहले क्लोज टू रूट है, देन थोड़ा सा अवे हुए, एंड देन फिर आ गए। तो हमने पेज कॉन्सेप्ट में देखा था कि एक होता है एक्टिव, एक होता है पास्ट, और दूसरा होता है एक्टिव प्रेजेंट, जब हम दो पेज का सैंपल बनाते हैं। तो ये है उनका फर्स्ट पेज। जब ये फर्स्ट पेज का सैंपल है तो इनका ये पास्ट है।
उन्होंने पास्ट के बारे में लिखा होगा, जो भी लिखा होगा। देन उन्होंने सेकंड पेज पे वो आए, ये उनका सेकंड पेज है। अब सेकंड पेज पे वो आते आते, ये इनका एक्टिव प्रेजेंट है। इनकी बेस लाइन को आप देखिए, हमने पहले मार्जिन देखा था। मार्जिन जो कि रेड, रेड से लेफ्ट में एक कॉन्वेक्स मार्जिन बन रहा है इनका, कॉन्वेक्स। तो धीरे धीरे जैसे ही इनकी एक्सपीरियंस बढ़ती गई, इनको रूट से अटैचमेंट या पास्ट, पास्ट इन द सेंस जो भी इनके लेफ्ट मार्जिन को डिनोट करता है, एनवायरनमेंट, सोसाइटी, उनकी तरफ इनका झुकाव बढ़ा। और फिर नेक्स्ट सैंपल जो इनका है ये है एक्टिव प्रेजेंट। अभी इनकी जो बेस लाइन है ये डाउन जा रही है। इसके पहले वाले सैंपल में आप देखेंगे कि इनकी बेस लाइन स्ट्रेट थी। अब ये भी गेस्टॉल्ट मेथड का ही हिस्सा है। जब हम देखते हैं कि एक फाइन, हमने कोई लाइन ड्रॉ नहीं किया, ये मैंने आपको लाइन, आपको समझ में किसी किसी को थोड़ा दिक्कत हो रही थी तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए एडिट किया है कि देखिए हम जब लाइन खींचते हैं तो एकदम प्रॉपर स्ट्रेट आना मुश्किल है। ये हम पेपर पे हम बिना किसी रूल्ड इम्प्रिंट के लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। बट ओवरऑल पैटर्न आप जब देखेंगे, एक लाइन लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे उनका जो वर्किंग का जी है ये वाले लाइन में, सेकंड लास्ट जो मैंने लाइन किया है, उसके नीचे से मैंने लाइन खींचा है, तो वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट जा रहा है। तो ये स्ट्रेट बेस लाइन है। तो स्ट्रेट बेस लाइन में हमने बोला था कि ये उनका बिहेवियर को दर्शाता है, मदर से कैसे प्रोग्रामिंग हुई है। मदर ने ध्यान दिया है कि वो डिसिप्लिन को फॉलो करे, वो अच्छे मैनर सीखे। ये सारा चीज जब उनको जब हो रही होगी उनकी प्रोग्रामिंग 0 to 14 ईयर्स में, तो ये उनका ओवरऑल बैलेंस्ड पर्सनालिटी है कि वो स्ट्रेट, वो बैलेंस करके रख सकते हैं अपने आप को। और ये क्या है, ये है कि एक्टिव प्रेजेंट। तो एक्टिव प्रेजेंट में हो सकता है कि उनको स्ट्रेस है, चैलेंज है, कुछ इश्यूज है, हेल्थ चैलेंजेस है, तो वो जब उस चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उनके माइंड में जो थॉट आया, जो उन्होंने सोचा, वो कहीं ना कहीं पेनफुल है, स्ट्रेसफुल है। इसलिए उनकी बेसलाइन ऑटोमेटिकली क्या हो गई, डाउन की तरफ झुक गई। तो ये मैंने जब उनका लाइन खींचा है तो ये तीन तरह का बेसलाइन हमने देखा था, स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड जब होता है तो हम डायरेक्ट डिप्रेशन नहीं बोलते। इस थॉट को लेके वो डिप्रेस्ड है, क्योंकि इस थॉट को लेके वो चैलेंज फेस कर रहे हैं, इस थॉट को लेके उनको तकलीफ चल रही है, हेल्थ के चैलेंजेस। जब वो चीज को एक्सप्रेस करते हैं वो, तो ऑटोमेटिकली उनकी राइटिंग की बेसलाइन बताती है कि पर्सन का माइंडसेट अभी एट प्रेजेंट कैसा है। ठीक है। और ऑन द अदर हैंड साइड, पहले हम मार्जिन और बेसलाइन कवर कर लेते हैं, फिर स्लैंट की तरफ जाएंगे। अभी ये प्रतिभा जी का है। प्रतिभा जी का देखिए पूरा, मैंने तो फ्रंट पेज ही लगाया है, सेकंड पेज भी है। सेकंड पेज हम जब सिग्नेचर करते हैं तो ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, राइटिंग के स्क्रिप्ट और सिग्नेचर को कंपेयर करते हैं। अभी देखिए इनका पूरा अपवर्ड है। ठीक है, बेस लाइन अपवर्ड है, मतलब एंथुसियास्टिक है, फुल ऑफ लाइफ, एक्साइटमेंट, ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, जब भी हम एक्साइट होते हैं, जब भी हम बहुत ज्यादा अच्छा हैप्पी फील करते हैं, तब तब हमारा बेसलाइन ऊपर की तरफ जाता है। तो इन्होंने लिखने की कोशिश तो की स्ट्रेट, लेकिन ऑटोमेटिक उनके थॉट्स जो वो एक्सप्रेस कर रही थी, तब वो ऑटोमेटिक एंथुसियास्टिक मोड में, वो एक्साइटमेंट के मोड में, ऑटोमेटिक बेसलाइन ने बताया कि वो हैप्पी है। ये मोनिका जी का है। देखिए इनका जो मार्जिन है, लेफ्ट मार्जिन जो ब्लैक से लेफ्ट की तरफ है, दैट इज वेवी। अब वेवी का मतलब नहीं होता है कि एकदम वो जो लहर आती है वैसा ही कर्व, साइन कर्व, वैसा कोई जरूरी नहीं है। वेवी का मतलब है कि जब आप प्लॉट करेंगे उसको, जब डॉट्स को ज्वाइन करेंगे, तो वो एक वेव फॉर्म में आ रहा है। तो वेवी लेफ्ट मार्जिन का भी आप देखिए, हमने ऑलरेडी सीखा है, वर्सटाइल होते हैं। और काफी घुल मिल सकते हैं दूसरे कल्चर के साथ में, और वो अपने ही रूल्स क्रिएट करते हैं, वो हमेशा रूल्स को फॉलो नहीं करते।
और ये पास्ट से रिलेटेड है। तो ये सारे जो हम ट्रेड्स देख रहे हैं उसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। 6 मंथ्स का टाइम तो लगता ही लगता है, क्योंकि ये बहुत लंबी और डीप रूटेड प्रोग्रामिंग होती है जो बचपन से होती है। इनके भी स्ट्रेट लाइन देखिए, स्ट्रेट लाइन एंथुसियास्टिक वाला ऊपर की तरफ जा रहा है, रेड से मैंने जो मार्क किया है वो। तो ये भी एक्साइटेड है और ये एंड तक काम कर रही है। ये बहुत हार्ड वर्किंग है, ये एंड तक काम कर रही है। इनको अपने लिए फ्री टाइम या फ्री स्पेस नहीं है, बट एट द सेम टाइम आप देखेंगे तो इन्होंने 2 पैराग्राफ्स में लिखा है। जहां मैंने बड़ा सा ब्लैक लाइन किया है वहां से इन्होंने पैराग्राफ को शिफ्ट किया है नीचे की तरफ, जैसे आई हैड ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड। तो जब कोई पैराग्राफ में लिखता है, ये भी मैं बता देती हूँ, जब कोई पैराग्राफ में लिखता है मतलब उनको बीच में एक ब्रेक की जरूरत होती है। दो बड़ा टास्क कर रहे हैं, एक बड़ा टास्क खत्म हुआ, अब उनको लगता है कि इसके बाद मुझे फिर से काम में लगना है, तो थोड़ा मैं अपने लिए स्पेस क्रिएट कर लूं, थोड़ा मैं मी टाइम स्पेंड कर लूं, उसके बाद एक नया काम शुरू करूंगी, तो लगातार काम करूंगी। तो ये वो ब्रेक टेकिंग टेंडेंसी है अगर पैराग्राफ में कोई लिख रहे हैं। और राइट हैंड साइड मार्जिन में मैंने जहां जहां ब्लैक लाइन डैश किया है वहां पे नेक्स्ट लाइन का जो वर्ड है वो आ सकता था, बट उन्होंने उसको लिखा नहीं। तो ये हो गया अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करना, थोड़ा सा फियरफुल। और इसके हम बहुत सारे ट्रेड्स बता सकते हैं, अभी के लिए तो इतना ही है कि राइट साइड के चीजों को लेके कॉशियस रहना, रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ा कम होना। कभी ये रिस्क ले रही हैं, कभी ये रिस्क नहीं ले रही हैं, फ्यूचर को लेके, अपॉर्चुनिटीज को लेके। ठीक है। देन हम ये देखते हैं, जगन जी का ये हैंडराइटिंग है। कोई म्यूट पे नहीं है, देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अब ये जगन जी की हैंडराइटिंग देखिए, हमने पढ़ा था कि ऑलरेडी जो मतलब लेफ्ट की तरफ तो है ही है, तो ये रूट से अटैच है। तो ये कहीं पे भी कुछ भी करना चाहेंगे, बार बार ये अपने फैमिली की तरफ, अपने जहाँ पे वो रह रहे हैं, अभी उड़ीसा में है, उनकी तरफ। और ये बार बार उनका खिंचाव रहेगा, कुछ ना कुछ कारण से ये उनसे अटैच होना होना चाहेंगे। तो इसलिए ये फ्री होके अपॉर्चुनिटीज को या फिर फ्यूचर को इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। बट इन्होंने, अच्छी पॉइंट ये है कि इन्होंने राइट मार्जिन पूरा ऑक्यूपाई किया है, मतलब ये फ्यूचरिस्टिक भी है। और ये अपॉर्चुनिटीज, ये डरते नहीं है रिस्क लेने से, ये अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहते हैं और करते भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं रूट से अटैच भी है, क्योंकि नैरो लेफ्ट मार्जिन है इनका। एक इमेजिनरी मार्जिन देखिए तो ये नैरो लेफ्ट मार्जिन आ रहा है। और इनका हम जब हैंडराइटिंग का प्रेशर हमने देखा था, पढ़ा था, वो आप फील कर सकते हैं। आपके पास जो हैंडराइटिंग सैंपल आपका है उसमें जो प्रेशर है उससे क्या होता है, तो मैं प्रेशर के बारे में और एक चीज क्लियर करूंगी। तो देखिए, ये तो वर्कोहॉलिक है, एंड तक काम कर रहे हैं। और जैसे हमने बोला था, एवरेज अगर हम लाइंस को काउंट करते हैं एक स्टैंडर्ड A4 शीट में, तो वो 18 से 20 लाइंस मैक्सिमम आता है। बट इनका शायद 25 क्रॉस कर गया है, तो ये एक्टिविटीज को दर्शाता है। एक 1 लाइन इक्वल टू 1 एक्टिविटी आप बोल सकते हैं। तो इनके डे में पूरे एक्टिविटीज कितने हो रहे हैं, ठीक है। प्लस हम जब साइज को देखेंगे तो ये भी देखेंगे कि किस टाइप का काम करते हैं। अभी ये इनका बैक साइड है, जगन जी का सैंपल का जो मैंने अभी शेयर किया था उसका बैक साइड है। देखिए, इनका जो प्रेशर है वो हैवी प्रेशर है। हैवी प्रेशर होने से इनका जो बैक साइड में जो हैंडराइटिंग सैंपल का इम्बोज हो गया है। एम्बोज होने की वजह से आप देख पा रहे हैं इसका इम्प्रिंट बहुत क्लियर दिख रहा है। ऐसे हैवी प्रेशर को हमने डिस्क्राइब किया था कि ये काफी ज्यादा हेल्थ वाइज स्ट्रांग होते हैं, और ये बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, जल्दी से बीमार नहीं पड़ते हैं, या पड़ भी जाए तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। और भी ये हेल्प करने के लिए कभी भी रेडी रहते हैं। जैसे हमने एक्सीडेंट का एग्जांपल लिया था, रोड पे अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो ये बिल्कुल भी सोचेंगे नहीं, इमीडिएटली एक्शन लेंगे। और जो बहुत लाइट प्रेशर वाले होते हैं वो थोड़ा सा वीक होते हैं, और वो थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा अगर उनके लाइंस भी कम है, जैसे इनके लाइंस भी बहुत ज्यादा है, अगर उनके लाइंस भी बहुत कम है, थोड़ा सा वो लेजी भी हो सकते हैं, तो वो जल्दी से एक्ट नहीं करेंगे। और इम्यूनिटी भी उनकी थोड़ी वीक हो सकती है। तो इसका थेरेपी भी हमने बोला था कि आप अपने प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसमें एक और जो चीज है वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले मैं ये जितना है वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ।
नाउ दिस इज निधि जी का सैंपल है। निधि जी ने भी पैराग्राफ्स में लिखा है, और पैराग्राफ्स में लिखा है मतलब दो एक्टिविटी के बीच में, दो बड़ा टास्क के बीच में उनको भी ब्रेक चाहिए, मी टाइम चाहिए, कि वो थोड़ा रिलैक्स कर सके, सांस ले सके, फिर अच्छी फ्रेश एनर्जी के साथ में एक नया काम स्टार्ट करेंगे। एंड इनका जो भी लेफ्ट मार्जिन है, उन्होंने मार्जिन खींचा है। खींचा है तो हमने ये कहा था कि वो रूल ओरिएंटेड होते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, उस बात का ख्याल रखते हैं ये लेफ्ट चीजों के लेके, लेफ्ट मार्जिन को लेके, पास्ट को लेके, पास्ट, कंट्री, रिलीजन, ये सारे चीजों को लेके, रूट्स को लेके वो बहुत ज्यादा ये ध्यान देते हैं। और इनकी जो राइटिंग है वो स्लैंट के बारे में हमने देखा था। स्लैंट का पहले मैं बता देती हूँ, फिर इनकी राइटिंग। तो बेस लाइन इनका स्ट्रेट है, एकदम क्लियर स्ट्रेट बेस लाइन है, आप देख सकते हैं। अगर हल्का सा आपको बेस लाइन कर्व दिख रहा होगा, वो क्योंकि पेज का ओवरव्यू की वजह से इन्होंने जो लिया है, तो लेते वक्त ये पेज का जो एज आप देख रहे हैं टॉप में और बॉटम में, वो थोड़ा सा हल्का सा कर्व हो गया है, पेपर फोल्ड हो गया ऊपर की तरफ क्लिक करते वक्त। तो वो थोड़ा सा हमको गेस्टॉल्ट का मेथड में यही होता है कि आपको तो पूरे हर चीज को एक ओवरव्यू समझ लेना है, भाप लेना है कि अगर ये थोड़ा सा बेस लाइन इनका कर्व दिख रहा है, तो कहीं मार्जिन तो फोल्डेड नहीं है, मार्जिन मतलब ऊपर से जो दिख रहा है एज पेपर का, वो मुड़ा तो नहीं है, पेपर क्या फ्लैट है। तो ये सारी चीजें इंट्यूशन से डेवलप होंगी। जैसे कि अगर उनका पेपर तो पूरा आया है, अगर ऐसा लगता कि वो पेपर झुका हुआ है स्लैंट उनका, तो फिर हम देखते हैं क्या पेपर पूरा बाउंड्री तक कैप्चर हुआ है। तो ये सारे देखना है। तो इनका ए बी स्लैंट या बी सी स्लैंट में आता है। जो राइट साइड हमने फॉरवर्ड स्लैंट बोला था, थोड़े ज्यादा फ्रेंड्स होते हैं, कम्युनिकेशन, अच्छे कम्युनिकेशन होते हैं इनकी, और ये बहुत जल्दी से घुल मिल जाते हैं, प्लस एक्सप्रेसिव होते हैं। तो ऐसे सेल्स पर्सन के लिए ये कम्युनिकेशन जिनको करना चाहिए बातों बातों में उनसे, मतलब अ, वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं बेसिकली, एक वन वर्ड में बोलेंगे तो एक्सट्रोवर्ट, किसी से भी कंफर्टेबल रहना, बात करना, घुल मिल जाना। तो ये निधि जी का सैंपल था, बेस लाइन स्ट्रेट है बिल्कुल, ठीक है। तो इनकी मम्मी से इनको जो प्रोग्रामिंग हुई है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, और पापा से जो प्रोग्रामिंग हुई है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि हमने बोला था लाड़ प्यार से कौन बिगाड़ता है, फादर। ठीक है, तो ये फादर ने इनको थोड़ा सा लाड़ प्यार ज्यादा कर दिया। नेक्स्ट, अभी ये देखिए, ये भी लेफ्ट साइड में वेवी है। ये किनका है, मेरे ख्याल से रश्मि जी का है ना, रश्मि जैन। तो इनका आप देखिए, इनका भी फॉरवर्ड स्लैंट है। स्लैंट को मैंने कैसे दर्शाया है, पहले तो आपको स्लैंट अपना कैलकुलेट करना है, तो एक बेसलाइन बनाना पड़ेगा। इनका बेसलाइन थोड़ा सा ना, ये भी बेसलाइन में मैं स्पेशल केस में बताऊंगी, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर नीचे की तरफ आ रहा है, तो बेसिकली ये कॉन्वेक्स हो रहा है बेसलाइन। जो रेड लास्ट की लाइन है वो देखिए आप, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, हल्का सा स्लाइड जा रहा है। और जैसे कि हमने लेफ्ट मार्जिन को बोला कि वो पूरे लहरों की तरह, ऐसे वेव की तरह होना जरूरी नहीं है। जब हम प्लॉट करते हैं तो देखेंगे लाइन स्ट्रेट नहीं है, मतलब वेव ही लेफ्ट मार्जिन है। उसी तरह कॉनकेव या कॉन्वेक्स बेस लाइन है, तो जरूरी नहीं है कि वो क्लियर कर्व निकल के आए, जैसे होराइजन पे दिखता है ऐसे सन उगता हुआ, वैसा क्लियर कर्व नहीं रहेगा, थोड़ा सा भी स्लाइट अप डाउन होगा तो भी आप उसको उसमें कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे अगर इनके नीचे के देखा जाए, अगर पेपर का ओवरव्यू सही है, कैप्चर सही से हुआ है, तो इनका थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है, फिर हल्का सा बेसलाइन नीचे की तरफ आ रहा है। दैट मीन्स इनको, अगर ये ऐसा ही है, तो इनको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पुश करना, एंथुसियास्टिक होने के लिए, एक्साइटमेंट के लिए, हैप्पी रहने के लिए, मोटिवेशन। फिर कहीं ना कहीं मोटिवेशन लूज होता है, तो वो फिर ड्रिप हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप लॉजिक अप्लाई करेंगे। स्लैंट कैसे कैलकुलेट करना है, जो मैंने परपेंडिकुलर ग्रीन लाइन खींचा है, वो एक एक अल्फाबेट के पैरेलली मैंने खींचा है। ठीक है, ये तो मैंने व्हाट्सएप में एडिट किया है, तो इतना फिनिशिंग के साथ नहीं आएगा आपको समझाने के लिए। तो आप देखिए, इनके जितने भी लाइंस है वो सारे के सारे फॉरवर्ड स्लैंट है। ठीक है, आप देख पाएंगे पूरे के पूरे फॉरवर्ड स्लैंट है। फॉरवर्ड स्लैंट मतलब जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है, जैसे कि अभी तो मेरा शेयर्ड है तो दिखेगा नहीं, जो 90 डिग्री होता है उससे राइट साइड की तरफ एंगल में झुका रहेगा, तो वो हो जाएगा फॉरवर्ड स्लैंट। हमने तीन देखा था, फॉरवर्ड स्लैंट, बैकवर्ड स्लैंट और स्ट्रेट हैंड राइटिंग। तो स्ट्रेट जब होता है तो हमने देखा था कि ये लोग बहुत ही बैलेंस्ड होते हैं,
इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेते हैं, बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं, और इम्पल्सिव होके कोई भी काम नहीं करते, सोच समझ के प्लानिंग के साथ में कुछ भी करते हैं, चाहे वो परचेज करना हो, मतलब बैलेंस्ड। वो किसी भी तरीके से वो इम्पल्सिव होके डिसीजन, रॉन्ग डिसीजंस नहीं लेते हैं, बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं। और ये जो फॉरवर्ड स्लैंट है वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, घुल मिल जाते हैं, और किसी से भी कंफर्टेबली बात कर सकते हैं, और वो हमने शॉपिंग के लिए देखा था कि इम्पल्सिव होके एक्स्ट्रा चीजें भी वो खरीद पाएंगे। तो ये हो जाता है फॉरवर्ड स्लैंट, कम्युनिकेटिव होते हैं। और जो राइट साइड में जो इन्होंने भी एक पैराग्राफ में लिखा है, सेम मीनिंग है, और राइट साइड में इन्होंने कुछ गैप छोड़ा है, दैट मीन्स राइट मार्जिन इनका ऑक्यूपाइड नहीं है पूरी तरीके से, कहीं ऑक्यूपाइड है कहीं नहीं। तो सेम एनालिसिस हमने जितना भी अभी तक देखा है, ये चेंज नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा। फिर एक और देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ। ये देखिए अजय जी की राइटिंग देखिए, इसमें मैंने जो ब्लू से किया है, टर्कोइज ब्लू है, उसमें जो परपेंडिकुलर लाइंस मैंने ड्रॉ किए हैं, सेम स्लैंट कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक एक अल्फाबेट के पैरेलली मैंने उसको ड्रॉ किया है, ब्लू लाइन। तो आप देखिए कि एक ही लाइन में इनके मल्टी स्लैंट्स है, कुछ फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है, कुछ बैकवर्ड की तरफ जा रहा है, और कुछ स्ट्रेट भी है। ठीक है, तो मैंने एक ही लाइन को कैलकुलेट किया, और नीचे कहीं कहीं पे देखिए वो किया है मैंने। तो इसका मतलब है इनका मल्टी स्लैंट है। मल्टी स्लैंट को हमने बोला था मूडी, मूड स्विंग्स, बैलेंस्ड इमोशंस नहीं है। और काफी सारी जो चैलेंजेस बॉडी में फिजिकली भी आते हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस ऑफ इमोशंस। ठीक है, तो यहाँ पे इनको काम करने की जरूरत है। दूसरी बात ये है कि इनकी एक अच्छी क्वालिटी ये होती है, जो मल्टी स्लैंट में लिखते हैं वो बहुत ज्यादा यूनिक सॉल्यूशन निकाल के लेके आते हैं किसी भी प्रॉब्लम का, क्योंकि वो हर तरह से, हर एंगल से सोचते हैं, टेक्निकल एंगल से, बैलेंस्ड होके, कभी अपफ्रंट होके, झुक के, तो वो हर तरफ बेंड होते हैं। तो मल्टी स्लैंट्स वालों की एक स्पेशल क्वालिटी ये है कि वो फ्लेक्सिबल भी हो जाते हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन निकाल के वो दे सकते हैं किसी प्रॉब्लम का, अपने फील्ड का। ऐसा नहीं कि वो यूनिक सॉल्यूशन निकाल के दे सकते हैं तो आपके फील्ड का निकाल के देंगे, उनको जो एक्सपर्टीज है उसमें उनके पास में यूनिक सॉल्यूशन भी निकल के आएगा। ऐसे स्लैंट्स आप देख पाएंगे किसी एक्टर एक्ट्रेस की हैंडराइटिंग में भी। वो लोग तो जनरली लिखते नहीं है, लेकिन जो लिखते होंगे, क्योंकि उनको अलग अलग तरह के रोल्स प्ले करना होता है, कभी इमोशनल, कभी साइलेंट, कभी इस तरीके का बैलेंस, तो उनको ड्रामा ही उनकी जिंदगी है। तो वो इस तरीके के इमोशनल प्ले करते करते, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा वो इन्वॉल्व होके करते हैं, उनके भी मूड स्विंग्स होते हैं। और देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो तो अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं हेल्थ वाइज, अदरवाइज हेल्थ चैलेंजेस उनमें भी काफी होते हैं, बहुत टफ लाइफ होता है उनका, फिजिकली उनको बहुत एक्टिव अपने आप को अच्छा रखना पड़ता है। बट ये इमोशंस देखिए, इनके इमोशंस बैलेंस नहीं रहते। ये हमने देखा था बेसलाइन, ये भी देखा था। ये देखिए, जब मैंने स्पेसिंग बताया था, लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग में भी हमने एवरेज, एवरेज छोड़ दीजिए, एवरेज आजकल मिलना, ये नैरो और ब्रॉड दो कैटेगरी रखते हैं। तो ये मैंने जो दिखाया है ना, ये इनका ब्रॉड है। देखिए जो ग्रीन लाइन है, वो दोनों लाइन जो उन्होंने लिखा है उसको बाउंड्री दिया मैंने, मतलब एक लाइन के अपर जोन में मार्क किया, और उसके ऊपर वाले लाइन के लोअर जोन में मैंने मार्क किया, बिना उसे कट किया हुआ। तो वो ग्रीन लाइन दोनों है, उसके बीच में जो स्पेस है प्रिया, वो येलो। दादी को तो बोलना भाभी प्रतिक्रमण आएगी। भाभी 4 बजे तो फोन तो करेगी। कोई अनम्यूट है? आया आया। म्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, तो जो येलो आप स्पेस देख रहे हैं दो लाइन के बीच में, दैट इज द स्पेस बिटवीन टू बेस लाइन्स। ठीक है, दो लाइन के बीच में जो स्पेस है वो लाइन स्पेसिंग कहलाता है। तो लाइन स्पेसिंग हमने एवरेज, अभी तो मैं कह रही हूँ कि नैरो रखिए, नैरो मतलब बिल्कुल 1 mm टू 1.5 mm का गैप होगा। और ये मैंने जो मार्क किया है वो एक्चुअली आप स्केल से मार्क करेंगे तो वो 2 mm आएगा, जो आपके पास सैंपल है, आप देख लीजिएगा किसका, आरती जी का। आरती आप चेक, आरती जी आप चेक कर लीजिए। अगर दो लाइन के बीच में, दो लाइन के बॉटम से ऊपर से आप दो लाइन पतली से खींचिए, पेंसिल से ही खींचिए, और फिर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करिए,
क्योंकि मैं ये कैसे बता पा रही हूँ, अगर ये A4 शीट पेपर है तो मैं कैसे करूंगी, ये तो मैं गेस्टॉल्ट मेथड में तो दूर बैठी हूँ, दूर से देख रही हूँ, सैंपल के फोटो देख रही हूँ। तो मैं इनके लाइंस काउंट करूंगी कि इन्होंने A4 शीट में कितने लाइंस लिखे हैं। तो हार्डली इन्होंने मतलब 15 से भी काफी कम लिखा है। और इनकी हैंडराइटिंग इतनी भी बड़ी नहीं है कि ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करे, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इनकी लाइन स्पेसिंग ब्रॉड है। तो इसी का कहना है मेरा कि ये ब्रॉड है या नैरो है या एंटेंगल्ड है, ये हम दूर से देख के पता लगा सकते हैं, ये इसलिए ये गेस्टॉल्ट मेथड के अंतर्गत आता है। अगर ये येलो लाइन जो मैंने बनाया है वो टच हो रहा होता या बहुत कम होता, तो नैरो हम देखते कि वो टच नहीं हो रहा है 2 mm से नीचे, 1.5 mm, 1 mm, 1.5 mm तक का दो लाइन के बीच में अगर स्पेसिंग है तो वो नैरो है। और 2 mm, 1.5 से ज्यादा है, 2 है, 3 है, 4 है, कितना भी है तो वो ब्रॉड है। तो ये क्या करते हैं, जनरली अपने एक्टिविटीज को प्लान करके टाइम मैनेज करके अच्छे से करते हैं, या फिर इनकी एक्टिविटीज ही कम होती है, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। अब इन्होंने एक ही पेज का सैंपल लिखा है, तो एक ही पेज को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पास्ट एंड एक्टिव प्रेजेंट वैसे कैलकुलेट करेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि इनका जो स्लैंट है ये भी कुछ ना कुछ, कभी मल्टी स्लैंट हो रहा है, मतलब कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी स्ट्रेट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड स्ट्रेट, तो इसको मल्टी स्लैंट में कंसिडर करेंगे। एंड जो ब्लू लाइन दिख रहा है दैट इज वर्ड स्पेसिंग, हमने वर्ड स्पेसिंग भी देखा था, जो कि होता है दो वर्ड के बीच का स्पेस। दो वर्ड के बीच का स्पेस अगर कैसे कैलकुलेट करते हो मैं बताऊंगी, अभी आपको प्राइमरी सेक्शन में लेके जाऊंगी मैं ब्लैक बोर्ड एंड चौक के साथ। ठीक है, तो बेसिकली मेरा पर्पस ये है कि आपको समझ में आए, क्लैरिटी मिले और अपना खुद डिकोड कर पाए आप। तो ये दोनों के बीच का जो स्पेस है ये इनके ए ओ या जितने भी लूप वाले मिडिल जोन वाले अल्फाबेट्स है उससे मोर देन ट्वाइस यार है, मोर देन ट्वाइस है। तो ये जब मोर देन ट्वाइस होता है मैं फिर से बताऊंगी। तब हमने बात किया था कि फादर का प्रेजेंस या तो मिसिंग था या तो फादर प्रेजेंट थे, बट फिजिकल टच उनको ज्यादा फादर का नहीं मिला, तो ये है। और अजय जी की राइटिंग में एक और है, मैं आपको बता देती हूँ। एक चीज हमने ये भी देखा था जोन्स में कि ऑल कैपिटल लेटर्स आर मिडिल जोन अल्फाबेट्स, ऑल कैपिटल अल्फाबेट्स आर मिडिल जोन। ठीक है, कैपिटल्स में अगर कोई लिखता है तो हमने देखा था कि अगर पूरा कैपिटल में लिखे तो डिफरेंट एनालिसिस है, कहीं कहीं कैपिटल में लिखे तो उसका डिफरेंट एनालिसिस है, और जम्बल्ड कैपिटल्स कहीं कुछ भी जो लोअर होना चाहिए वो कैपिटल है, जो कैपिटल होना चाहिए वो लोअर है, ऐसे कहीं पे भी उल्टा पुल्टा है तो उसका क्या है मीनिंग। अभी उसका मीनिंग मैं फिर से बता दूंगी। अभी इन्होंने ICWA लिखा है, वो तो खैर हम कैपिटल्स में लिखते हैं, इन्होंने अपने बेटे का नाम भी लिखा है अक्षत पूरे कैपिटल्स में। तो जो भी कैपिटल्स में लिख रहे हैं वहां इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको डिकोड करते हैं। ये सैंपल्स में से किसी का कोई डाउट है जो मैंने डिस्प्ले किया, नहीं तो मैं इसको स्टॉप करूंगी शेयरिंग। मार्जिन है, आइडियल मार्जिन 1/8 देखा था हमने, अगर उससे ब्रॉड होता है तो अवे फ्रॉम रूट जा रहे हैं, इट इज अ गुड ट्रेट कि बार बार फैमिली की तरफ, पास की तरफ नहीं जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हमारा मेन पर्पस ही है आगे बढ़ना, फ्यूचर की तरफ देखना। और हाँ बट ये डिस्कनेक्टेड नहीं होते हैं रूट से। आ रहा और ड्रिफ्टिंग मार्जिन नैरो मैम या मैम विशाल दिस साइड। हाँ मैम हाँ आपने विशाल जी मेरा बोलो। देखा था उसमें मार्जिन था कि नहीं था, क्योंकि जब मैंने बाद में देखा तो मुझे लगा कि शायद मार्जिन नहीं है हाँ मेरे में। करेगा वो। हाँ मैं देख लूंगी, एक्चुअली अभी ये कॉन्सेप्ट के लिए मैंने कुछ ही सैंपल्स डाले, अभी ओके। तो और सैंपल्स आना है, मैं आपको देख के भी बता दूंगी। और अच्छा लगा आप लाइव क्लास में आ जाएं। और किसी यस का कोई, मैम, मैंने बोला था ना कि अब मैं कोशिश करूंगा लाइव ज्वाइन करने के लिए, तो आई एम रीशेड्यूलिंग एवरीथिंग, तो ओह इसीलिए। दैट्स नाइस, बहुत अच्छा लगा। तो हमने आज पूरे सैंपल्स देखे, आप भी ना सेकेंड डे का रिकॉर्डिंग आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिए। और आज तो मैंने पूरा रिवाइज किया तो ऑलमोस्ट हमारा रिवीजन ही इतना देर का हो गया। तो फिर भी मैं जो हाँ। टॉपिक थर्ड डे कवर की थी, आज का थर्ड डे कंसिडर करेंगे। मैं फिर से लेके जा रही हूँ आपको प्राइमरी सेक्शन में, जहाँ पे मैं ABCD से शुरुआत करूंगी। मैम थैंक सॉरी यू टू सो मच मैम, इंटरप्ट। थैंक यू। वेलकम। मैम मेरा थर्ड थर्ड डे का रिकॉर्डिंग मेरा नहीं अटेंड हुआ था, एक्चुअली सेकंड डे मत आई करो, अटेंडेड। मत करो थर्ड डे मत करो, क्योंकि कंफ्यूजन मैंने हो किया गया ही। इसलिए ना। नहीं नहीं, आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखा ना तो उसको मैं वैसे भी डिलीट करूंगी। ये है आज का थर्ड डे, मैंने रिवाइज ही करना है पूरा आज।
और मैम मैं फिर से लिख के भेजू सैंपल, क्योंकि वो तब जो हड़बड़ी में भेजा था मैंने, तो क्लिनिक जा रहा था, तो भेजिए फिर से भेजिए, लिख के आपका भेजू। स्पेशल केस है, मैं आपको प्रैक्टिकल सेशन में एड्रेस करूंगी, ठीक है। आपका स्पेशल केस है, कुछ स्पेशल घबराने की केस बात मतलब? नहीं। मतलब मार्जिन जो हमने अब तक देखा उसमें आपका केस नहीं आता है। टोटली टोटली हिले हुए हैं, टोटली हिले हुए हैं दिमाग से ऐसे। हाँ, नहीं नहीं वैसा नहीं है। ओके मतलब होता है ना, ओके ओके। कुछ प्रोग्रामिंग वैसी होती है कि क्यों आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, क्यों आपके इमोशन सप्रेस्ड है, क्यों आप ज्यादा मिलना जुलना नहीं चाहते। तो वो सभी आपके जो क्या है ना, ये इनर चाइल्ड का तो होता है। विल यू शेयर इट ऑन पर्सनल विंडो मैम? इट विल बी पर्सनल में बेटर कर फॉर मी। दूंगी, पर्सनल में कर दूंगी, पर्सनल में कर दूंगी, कोई बात नहीं। और इसका मतलब ये ओके ऐसा है कि हम देखेंगे, ठीक है, आपका हम देखेंगे। और किसी का यहाँ तक कोई ओके, डाउट है थैंक तो यू मेरे का मैम। फिर। दीदी, निशा दीदी नमस्कार जी, बलजीत। अच्छा, हाँ मेरा हाँ नहीं हाँ, देखा आपने? आपका देखा ना, आपका मैं सैंपल डाल नहीं पाई, लेकिन मैं बताऊंगी और फिर शेयर करूंगी। इनका मैं मार्जिन का बता देती हूँ। इन्होंने ना चारों साइड बॉर्डर बना दिया है। तो जिन्होंने जो भी चारों साइड बॉर्डर बना देगा उसे ना वो बहुत ना कॉन्शियस रहता है कि क्या मैं अच्छी लग रही हूँ, क्या मुझे सब देख रहे हैं, क्या मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, है ना। तो ये ना एक अटेंशन सीकिंग टेंडेंसी हो जाता है कि मैं अगर कहीं क्राउड में हूँ या किसी के बीच में हूँ तो मेरी तरफ ध्यान गया नहीं गया किसी का, या फिर मैं मतलब कॉन्शियस हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि बिंदास होते हैं, वो, इनको थोड़ा सा हाँ, एक मार्जिन बना के रखा है इन्होंने। मतलब अपने आप को एक अटेंशन दिया ना, मार्जिन फ्रेम लगा देते हैं तो कैसे फ्रेम के अंदर का ब्यूटी बढ़ जाता है फ्रेम लगाने से। तो वो इन्होंने ऐसा है कि मैम जॉब में हो ना, तो यहाँ पे बड़े ध्यान से रहना पड़ता है, हर एक के साथ बड़े आराम से बोलना पड़ता है। कभी कोई हायर मतलब आ जाते हैं, सीनियर्स आ जाते हैं, उनके साथ बैठना होता है, तो फिर वो बड़े ध्यान से मतलब अपने आप को वहां पे प्रेजेंट करना होता है। मतलब हर एक चीज को बड़े हम्म, कॉन्शियसली देखना होता है, जो फील्ड ही मेरा ऐसा है ना, तो वो हाँ इसलिए डेवलप शायद। हो गया होगा। हाँ जी, तो वो वैसे कोई, ये इसीलिए। तो अच्छा ही ट्रेट है, ऐसा कोई गलत नहीं है। मैंने आपका भी ऊपर की तरफ लाइन जा रहा है, कहीं कहीं पे आपका वो कॉन्वेक्स हो रहा होगा। और आपके दूसरे चैलेंजेस है उस पे भी आएंगे हम। आपके जो हैंडराइटिंग में ट्रेट में थोड़े से ज्यादा है। यस आरती जी। अगर किसमें मार्जिन ना हो तो? मेरे में तो मार्जिन ही नहीं था। मार्जिन ना हो मतलब वो बिल्कुल भी वर्कोहोलिक होते हैं। लेफ्ट मार्जिन अगर मिसिंग है तो आप एक एक मार्जिन को जाके आप फर्स्ट डे का देखिए, फर्स्ट डे है या सेकेंड डे है, उसमें आप देखेंगे तो मार्जिन को पूरा टोटली डिस्क्राइब किया गया है। लेफ्ट में अगर मार्जिन नहीं है मतलब आप रूट्स की तरफ अटैच्ड है ना। आपके जो रूट्स में क्या आता है, जो भी आपके पास्ट की चीजें हैं, पेरेंट्स पास्ट में आते हैं, रिलीजन आता है, कंट्री आता है, सोसाइटी, एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारे, प्रिंसिपल, टीचर्स, फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स सारे। ठीक है, सेकेंड डे का है, हाँ। तो अगर आपका नहीं है तो आप उनसे अटैच्ड है कहीं ना कहीं, आप उनको छोड़ नहीं सकते। और कई यस बार मैम। आपकी ट्रू। आपके डिस्कशन में, आपके बातों में भी उनकी बातें होंगी, फ्रेंड्स की बातें होंगी। आप सोचेंगे तो स्कूल फ्रेंड्स के बारे में, छोटे बचपन के फ्रेंड्स के बारे में, पुरानी चीजों को लेके, पुराने मेमोरीज को लेके। ठीक है। हाँ एकता जी, आपका भी देखा मैंने, सबका देखा है, बट अभी कॉन्सेप्ट के लिए जितना होगा हाँ ना वो मैं बताती जाऊँ। निशा जी, मैं ये चाह रही थी कि आपने मतलब जो मेरा थोड़ा सा बताया है वो, हम्म। मतलब जैसे उसमें मैं मतलब थोड़ा डिटेल में नहीं समझ पा रही हूँ उसे। जैसे हाँ आपने औरों का थोड़ा सा बताया तो मतलब समझ आ रहा है, तो मुझे अपने लिए थोड़ा कम समझ आ रहा है, बट थोड़ा सा आप बता रहे तो। हाँ, तो आपका फॉरवर्ड स्लैंट था। फॉरवर्ड स्लैंट मतलब आप इजीली किसी से बात कर सकते हैं, घुल मिल सकते हैं। मतलब एक होता है ना, हाय हेलो करने के लिए एक पहल करते हैं, हाँ जी। वैसा फॉरवर्ड स्लैंट मतलब झुक के हाय हेलो। और जो स्ट्रेट होते हैं वो बैलेंस्ड होते हैं, वो जल्दी से किसी से घुलेंगे मिलेंगे नहीं, तो फ्रेंडशिप कम होगी। बैलेंस्ड रहेंगे, जल्दी से कहीं इम्पल्सिव नहीं होंगे, तो क्या जल्दी से डिसीजन नहीं लेंगे। जो स्ट्रेट है वो सोच समझ के लेंगे, कहाँ स्पेंड करना है, कहाँ मेरे फायदे की है। वो लोग किसी को गिफ्ट भी देंगे, जो स्ट्रेट स्लैंट वाले हैं किसी को गिफ्ट भी देंगे तो ऐसा चीज देखेंगे कि सालों साल चले। कोई बुक दे दिया, अगर वो उनका इंटेलेक्ट अच्छा है तो वो सोचेंगे कि बुक तो ऐसी चीज है कि कई साल तक पढ़ सकते हैं, ऐसे टाइप के वो गिफ्ट्स भी देंगे। प्लान्ड वे में करेंगे। लेकिन जो फॉरवर्ड स्लैंट है, आप शॉपिंग में जाएंगे तो आपको जो जरूरत नहीं है वो भी आप इम्पल्सिव होके ले लेंगे, भले उसकी जरूरत नहीं है। तो ये ऐसे करके हमने हम्म, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा था। और आपका जो वेवी मार्जिन आ रहा है, देखिए ये क्या होता है ना, ये कहीं ना कहीं अगर कुछ मैच नहीं हो रहा है तो वो आगे चल के हम देखेंगे, अगर आप बोलेंगे कि ये मैच नहीं हो रहा है तो फिर देखेंगे कि ये डाइल्यूट भी हो सकता है, कि कहीं और ट्रेट ने इसको डोमिनेट कर दिया, तो ये चीजें डाइल्यूट जी। हो गई।
ऐसा भी होता है। जैसे अभी हम देखेंगे तो आपका प्रिंट हैंड राइटिंग है, अभी मैं हैंड राइटिंग कनेक्शंस के बारे में बताऊंगी। तो प्रिंट हैंड राइटिंग है, तो प्रिंट हैंड राइटिंग का हमने उस दिन थोड़ा सा देखा था, जिसमें डेजावू का मैंने बोला था कि हर बार आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये तो मेरे साथ हुआ है। तो ये चीजें जो आपकी है ना, वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा थॉट्स जो है ना डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। कभी आप कुछ सोच रहे हैं, किसी मेमोरी में आप जाते जी हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर आपको लगता है मेरे साथ ये पहले हो चुका है। इस तरीके से ना आपके जो थॉट्स है ना, वो बार बार आते जाते रहते हैं। जो मैंने एग्जांपल दिया था, आप अपने घर में कोई भी चीजों को आप ना ऊपर की तरफ शेल्फ में थोड़ा ज्यादा रखना प्रेफर करेंगी, जहां तक आपका हाथ जाए। कोई भी चीजें उठा उठा के ऊपर रखना, मतलब ये लोग थोड़े से ना ग्राउंडेड नहीं होते ज्यादा। अगर मैं जी चक्रास चक्रास को लेके बोलूं, तो हम हैंड राइटिंग देख के प्लैनेट्स भी बता देते हैं, हैंड राइटिंग देख के चक्रास भी बता देते हैं। तो आपको रूट चक्रा पे काम करने की जरूरत है, आपको ग्राउंडिंग आपको करने की जरूरत है। जी जैसे आपका जो सवाल था उस दिन कि मेरे साथ ऐसा ऐसा ऐसा, जो भी आपने अपने पर्सनल शेयर किया था उस दिन क्लास में, रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के बाद, जी तो वो बातों से भी समझ में आ जाता है, प्लस हैंड राइटिंग से भी समझ में आ जाता है। तो आपको ग्राउंडिंग होने की जरूरत है, तो इसका भी थेरेपी मैं आपको बताऊंगी, हैंड राइटिंग से ही ये भी हो जाएगा। जी प्लस ठीक है प्लैनेट्स भी देख लेते हैं हम, प्लैनेट्स कौन से जी एग्जॉल्टेड है, डेबिलिटेटेड है, वो जी सारे भी जी हम देखते हैं कौन सा प्लैनेट कैसा चल रहा है। जी जी ठीक है, तो मैं ये आपको पर्सनल जब हम थेरेपी सेशन करेंगे प्रैक्टिकल, तब आपका सैंपल एनालिसिस में आपको बताऊंगी। ठीक है जी ओके थैंक यू निशा जी वेलकम। रंजिता जी। हाँ जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे मेरा अभी हाथ का ना इशू है, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, तो हम्म। ये हाथ से ना मुझे थोड़ा ट्रबल होता है। अगर मैंने एक पेज भी लिख दिया तो मेरे लिए बहुत ज्यादा हो गया, तो हैंड राइटिंग ना थोड़ी सी चेंज होती जाएगी। तो फिर ऐसा कोई केस होता है तो हम किस तरह से उसको कंसिडर करेंगे? नहीं, और अगर कुछ आपने मुझे। अगर अगर आपने प्रॉपर तरीके से लिखा है ना, रख के हाँ हाथ को, तो आपके हाथ में पेन है या कुछ है तो उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ओनली प्रेशर का फर्क पड़ता है। हाँ कि आप, प्रेशर का। हाँ प्रेशर का फर्क पड़ता है, तो वो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ प्रेशर को हम उतना ज्यादा एनालाइज भी नहीं करते हैं, क्योंकि प्रेशर एक ऐसा ट्रेट है जो हम सामने रहते हैं तो ही देखते हैं, वो आप देख पाएंगे। अगर आपका हाथ वीक है तो ऑटोमेटिकली आपको कहीं ना कहीं तकलीफ है। आपको हाँ तकलीफ है अगर, तो वैसे भी हमने इसमें इम्यूनिटी और हेल्थ चैलेंजेस को देखा, तो हेल्थ चैलेंजेस है आपको, हाँ। और हेल्थ चैलेंजेस होने की वजह से आप इतना एक्टिव भी नहीं रह पाएंगे, तो सारे ट्रेट मैच हो रहे हैं इस पे। नहीं, ये इस मामले के से हेल्थ चैलेंज बाकी नहीं, मुझे हेल्थ इश्यूज कोई नहीं है, क्यों तो मैं एक्चुअली मेडिटेशन करती हूँ मैं, मतलब स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हूँ काफी सालों से। तो उसमें मुझे इतने हेल्थ इशू नहीं आते, बस मेरे एक्सीडेंट की वजह से मेरे हाथ का प्रॉब्लम है, जिसमें मुझे हैंड राइटिंग जब लिखती हूँ ना तो प्रॉब्लम होता है, मुझे चेंज हो जाता है मेरे वर्ड्स, यानी कभी कभी हिल जाता है, जो लिखना चाहती हूँ आता नहीं है। हम्म। ये प्रॉब्लम आ जाती है मेरी। नहीं तो और क्या थोड़ा होगा सा ना। मुझे हाँ, और ये जो मैंने अभी यहाँ पे ये छोड़ा है ना मार्जिन, एक्चुअली में मैंने वो रिकॉर्डिंग देखा तो मुझे थोड़ा कॉन्शियस हो गई, मैं ऑनेस्टली बताऊंगी। अदरवाइज मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। आप तो ना, मैं अगर रिकॉर्डिंग आपने जब भेजा तो। ना तो फिर बहुत हाँ लेट में मैं मुझे मिला, तो इसलिए मैं हाँ आपका हाँ देख नहीं पाई हूँ, मैं आपका देख लूंगी। वैसे ज्यादा कुछ हाँ फर्क नहीं चलेगा। पड़ता है। फिर आपने कोई ड्राइंग भी बात। किया है ना, ड्राइंग हाँ से भी, मैं ड्राइंग का स्पेशल क्लास लेंगे, वो एक अलग ही है, वो भी ग्राफोलॉजी ही है। चलेगा लेकिन हर कोई ड्राइंग नहीं चलेगा। करता। आर्यन जी का है, आर्यन जी। आर्यन जी ने ओके ग्रुप में थैंक यू लिखा मैम। है कि सबकी राइटिंग अच्छी है, मेरी अच्छी नहीं है। आपका मैंने, आज बताए दो मैम, मेरा भी मैं चुपचाप बैठा था, लेकिन अब आपने बात छेड़ ही दी है मैं तो अभी अब देखी। क्लियर। नहीं नहीं, आपका तो पॉजिटिव है ना, बेसलाइन तो ऊपर की तरफ जा रहा है, और क्या चाहिए आपको। हाँ, और बस आपकी चलो राइटिंग, तसल्ली होगी ना। राइटिंग की साइज भी आपकी बड़ी है, वो भी मैं बताऊंगी उसका क्या मीनिंग है ना। ठीक है। बस आपने सैंपल छोटा लिखा, बट बाकी तो आपका सब अच्छा ही है। ठीक है मैम। असल में मैं थैंक देख यू रही थी थैंक यू। कि, वेलकम, मैं देख रही थी कि क्या मैंने पढ़ाया है वो इस सैंपल में मिल जाए तो वो मैं रख लूं। वैसे मेरे पास तो बहुत सारे सैंपल्स आते हैं, बट मैं चाह रही थी कि इस क्लास में जो भी आ रहे हैं उनके ही सैंपल्स को मैं टच करूं, तो आपको भी लर्निंग हो, आप हाँ ना बता पाए और ये रिलेट कर पाएंगे, तो इसलिए। तो हमने ना बेसिकली मार्जिन कंप्लीट कर लिया था, स्लैंट देख लिया था, स्लैंट को हमने प्रैक्टिकल भी देख लिया, बेसलाइन देख लिया प्रैक्टिकल, और फिर हमने निशा जी कुछ बोलना है आपको? ओके, ठीक है। ये देख लिया था हमने, बेसलाइन से ही स्लैंट कैलकुलेट करेंगे। पहले बेसलाइन आप
जब उसको ड्रॉ करेंगे तभी उसमें परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर कैसे होगा? पैरेलल टू ईच एंड एवरी अल्फाबेट। तो जहां पे भी आपको लगता है अल्फाबेट किस तरफ जा रहे, तो उससे आपको पता चल जाएगा, रिकॉर्डिंग भी देखेंगे तो आप पता चल जाएगा आपको कि स्लैंट कैसे निकालना है। पहले लाइन अगर होगी, इमेजिनरी लाइन है, बट उसको आपको प्रैक्टिस के साथ साथ आपको खींचना भी नहीं पड़ेगा। जैसे मुझे खींचने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही देख के बता देती हूँ किस तरफ जा रहा है स्लैंट, मल्टी स्लैंट है या, वो पता चल जाता है, धीरे धीरे पता चल जाता है। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं और कुछ भी नहीं करना। तो ये जैसे कि मैंने कहा कि ये तो और भी होते हैं, स्लैंट डिग्री वाइज चेंज होता है। ए बी बी सी सी डी डी ई राइट की तरफ जाते हैं पूरे, देन ए एफ जी और एच लेफ्ट की तरफ जाते हैं। बट उतना डिटेल हम नहीं करेंगे, और जो बहुत ज्यादा फॉरवर्ड बहुत ज्यादा बैकवर्ड वो मिलेंगे भी नहीं। बैकवर्ड स्लैंट वाले मैं बता देती हूँ कि थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, टेक्निकल काम में अच्छा होते हैं, क्योंकि टेक्निकल काम करने वाले अकेले काम करना पसंद करते हैं, वो अकेले बैठते हैं अकेले। तो साइंटिस्ट, टेक्निकल जॉब में आईटी पर्सन, ये सारे लोग। फिर हमने देखा था कि आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, जो कि पोएट है, जो म्यूजिक कंपोजर है, ये सारे लोग क्या अकेले में काम करना पसंद करते हैं, टेक्निकल काम करते हैं, जब तक उनको परफेक्शन ना मिल जाए वो काम करते हैं, वो डिस्टरबेंस नहीं चाहते। और कई बार वो अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं करना चाहते, उनको पसंद नहीं होता है कि कोई हमको, हम सुपरविजन में रहें, तो वो एक्सप्रेसिव ज्यादा नहीं होते, तो इंट्रोवर्ट कह सकते हैं उनको। अगर ऑप्शन दिया जाए कि आप अपना काम रूम में बैठ के करना चाहते हैं या फिर हमारे साथ पार्टी में आना चाहते हैं, तो वो यही कहेंगे कि नहीं, मुझे तो अपना काम करना है। और स्ट्रेट होते हैं वो बैलेंस्ड होते हैं, स्ट्रेट होते हैं वो इंडिपेंडेंट भी होते हैं। तो ये बस आपको तीन देखना। मल्टी स्लैंट, एक चीज हमने देखा था नेगेटिव, नेगेटिव बोलूंगी मैं क्योंकि मूड स्विंग्स हो जाएगा तो क्या है, लोग उनको प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि आज कैसा है, अभी कैसा है। कभी भी उनका कोई भी मूड स्विंग होगा तो उसी हिसाब से उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टिव होते हैं, कैसे वो बिहेव करेंगे पता नहीं, लेकिन उनकी अच्छी खासियत क्या है, उनको उनके पास यूनिक सॉल्यूशन वो निकाल के दे पाते, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, यूनिक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इस बात को आप रिलेट कर सकते हैं। फिर हमने प्रेशर देखा था, प्रेशर का लाइट, मीडियम एंड हैवी प्रेशर, और उसके बाद बीच के भी कैटेगरीज होते हैं, वो हम नहीं देखेंगे। तो जो बहुत लाइट प्रेशर वाले होते हैं उनका अपना खुद का विल पावर स्ट्रांग नहीं होता है, जिसकी वजह से वो किसी की बातों में आ सकते हैं। जो हैवी प्रेशर आता है, फिर हमने साइज को नहीं देखा है, साइज को जब कंबाइन कंबाइन करेंगे तो मैं बताऊंगी हैवी प्रेशर और लार्ज साइज का क्या इम्पैक्ट होता है, वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो आज जोन का देखा था हमने, तो जोन को मैं फिर से रिपीट करूंगी, चलिए आ जाइए क्लास में। तो जोन के लिए पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूँ कि हमने 4 लाइन में एक बार देखा था, फिर से मैं बता रही हूँ। बचपन में जब हम 4 लाइन में लिखते थे, मैं बस एक बार आपको जोन समझा रही हूँ, फिर मैं ये बोर्ड हटा दूंगी आपको समझाने के लिए। हमारे हैंडराइटिंग में 3 टाइप्स ऑफ जोन होते हैं, अपर जोन, मिडिल जोन, लोअर जोन। मतलब आपकी जो भी अल्फाबेट्स है, जो भी राइटिंग है, उसमें हम अल्फाबेट्स को डिवाइड करते हैं, कौन सा अपर जोन है, कौन सा लोअर जोन है। ठीक है, क्लियर है या नहीं आप मुझे बताइए। जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं, थैंक यू जगन जी, जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो सारे मिडिल जोन में फॉल करते हैं। लेकिन जो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि एल बी एच, में बेसिकली एल बी एच को हम कंसिडर करते हैं, लेकिन बी स्टार्ट हो रहा है, डी स्टार्ट हो रहा है, और एफ एक ऐसा अल्फाबेट है जो लोअर जोन, अपर जोन एंड मिडिल जोन तीनों में फॉल करता है। जी जे वाई जेड, ये सारे नीचे लोअर जोन में जाते हैं, जो कि लूप बनता है या स्ट्रेट होता है या कर्व होता है, दैट इज लोअर जोन। तो ये हो गया अपर जोन, मिडिल जोन एंड लोअर जोन अल्फाबेट्स, इसको ऐसे कैटेगराइज करते हैं हम। अभी इसका मीनिंग क्या होता है वो हम देखेंगे। अपर जोन क्या होता है, हमारा इंटेलेक्ट को दर्शाता है। तो हम इसको ना ऐसे बॉडी पार्ट्स में भी ना डिवाइड करते हैं। जो हमारा हेड का हिस्सा होता है, बेसिकली ब्रेन, इंटेलेक्ट, विजन, हमारे आईज, वो सारा होता है अपर जोन।
और जो हमारा बॉडी पार्ट होता है, हमारा नेक से लेके हमारा लोअर एब्डोमेन तक, जो स्टमक एंड हार्ट का एरिया होता है, वो सारा होता है हमारा मिडिल जोन। एंड जो लोअर एब्डोमेन से नीचे लेग्स तक, वो सारा हमारा होता है लोअर जोन। तो ये 3 जोन को हम याद रखने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश में कैटेगराइज करके अगर आप याद रखेंगे तो आप इसको भूलेंगे नहीं। क्योंकि ब्रह्मा, सरस्वती को भी ले लीजिए, सरस्वती एंड ब्रह्मा ज्ञान की देवी है। यहाँ ब्रह्मा तो पूरा रचनाकार है। कहाँ से निकलते हैं आइडियाज, कहाँ से आते हैं, इंटेलेक्ट कैसे डेवलप होता है, ब्रेन का हिस्सा है। विजन, दूर दूर दृष्टि जो बोलते हैं ना, दूर दृष्टि होगा तभी तो आइडियाज को आप कहीं किसी के सामने रख पाएंगे। तो वो फोरसी करना, फ्यूचर को फोरसी करके, विजन देख के, इंटेलेक्ट, और यहाँ से आपको सारे जो भी ब्रेन रिलेटेड एक्टिविटी है वो आपको रीडिंग हो गया, स्ट्रेटेजी बनाना, प्लानिंग करना, ये सारा आ जाता है आपके अपर जोन में। देन मिडिल जोन इज फॉर मेंटेनेंस। विष्णु को हम मेंटेनेंस के लिए देखते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए। विष्णु को भी आप इसमें बोल सकते हैं, एंड माँ लक्ष्मी को भी। तो जब भी विष्णु जी की पूजा होती है, महालक्ष्मी की पूजा होती है, तो कैसे एक एक चीज प्रॉपरली सजाना, लड्डू गोपाल को भी हम सजा रहे, बांसुरी से लेके सारा कुछ, तो वो क्या हो जाता है, प्रेजेंटेशन। और वो वैसे भी कृष्णा को आप देखेंगे तो वैसे ही निकलते थे पूरे सज धज के, उनका प्रेजेंटेशन। तो वो हम देखते हैं डे टू डे एक्टिविटीज, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा प्रेजेंटेशन, और ये हमारा जो ईटिंग हैबिट्स है, वो भी जो भी हम रूटीन लाइफ में करते हैं, जो भी डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं जिसमें भी प्रेजेंटेशन इन्वॉल्व है, वो हमारा मिडिल जोन है। किसी के साथ कनेक्ट होना, कम्युनिकेशन, दैट इज ऑल्सो मिडिल जोन, क्योंकि हार्ट से आ रहा है वो, हार्ट से आ रहा है, थ्रोट से आ रहा है, वो मिडिल जोन का हिस्सा है। भले हमारा मुंह जो आ रहा है वो अपर जोन में आ रहा है, बट हम कम्युनिकेशन जहां से स्टार्ट हो रहा है, दैट सोर्स इज इन द मिडिल जोन। तो इसको हम मिडिल जोन के अल्फाबेट्स ए, ई, और जितने भी अपर जोन या लोअर जोन के लूप्स बन रहे हैं वो सारे मिडिल जोन में बन रहे हैं। इसलिए मिडिल जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे जोन इंपॉर्टेंट है लेकिन मिडिल जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोअर जोन, लोअर जोन में जिसका भी लूप या लाइन नीचे की तरफ जा रहा है, जैसे हम स्मॉल पी बनाते हैं तो उसका भी स्टेम नीचे की तरफ जाता है, तो जो भी नीचे की तरफ जा रहा है हम उसको शिवा से डिनोट करते हैं। शिवा का कोई प्रेजेंटेशन नहीं होता, उनका खाली एक्शन होता है। तो एक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, ऑल डिनोटेड बाय लोअर जोन। और क्योंकि ये ग्राउंड का है, आप चलते हैं तो ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स है, आप जमीन पे पैर रखते हैं, ग्राउंड से रिलेटेड है, अर्थ से रिलेटेड है, अर्थ एलिमेंट है, इसीलिए हम यहाँ पे रूट चक्रा भी आता है यहाँ पे। एंड जो भी हमारा अर्थली डिजायर्स होते हैं, जैसे कि आपका जो मनी आता है ना, मनी भी आपका लोअर जोन से देखते हैं, लोअर जोन से आता है। सेक्सुअल डिजायर्स, आपके फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, जितना भी फिजिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, दैट कम्स फ्रॉम लोअर जोन। तो प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, वो सारा मिडिल जोन, विष्णु लक्ष्मी को याद रखिए। और अपर जोन से इंटेलेक्ट, आइडियाज, प्लानिंग, स्ट्रेटेजीज, रीडिंग, एवरीथिंग थ्रू अपर जोन। और लोअर जोन में एक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, वो सारा चीज आपका लोअर जोन से कैलकुलेट होता है। अब हमने देखा था कि ठीक है, मैं देखा था नहीं बोलूंगी क्योंकि वो रिकॉर्डिंग तो डिलीट हो जाएगी। तो आज हम देखेंगे कि जो अपर जोन के अल्फाबेट्स है वो ऊपर से शुरू होता है। एक टॉपिक था पैस्टोसिटी। तो पैस्टोसिटी को हमने कैसे, मैं बताती हूँ। पैस्टोसिटी, अगर पैस्टोसिटी मतलब होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेंसेस। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेंसेस मतलब आज अगर मुझे कुछ पढ़ने की इच्छा हो रही है और मैं रह नहीं पा रही हूँ कि मेरी बुक डिलीवर हो जाए फिजिकल, तो मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, नहीं मुझे तो आज ही पढ़ना है ये, तो मेरा अपर जोन में चला जाएगा एक्स्ट्रा इंक, मतलब मुझे अभी का अभी ये चीज पढ़ना है। वो पैस्टोसिटी कहलाती है। जो एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ इंक आ जाता है वो पैस्टोसिटी कहलाती है। अपर जोन में पैस्टोसिटी है मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेंसेस ऑफ एनीथिंग रिलेटेड टू अपर जोन। रीडिंग, प्लानिंग करना, स्ट्रैटेजी बनाना। अगर मुझे कोई प्लान बनाना है तो क्योंकि मैं अपना मुझे मुझे इसलिए बोल रही हूँ, मेरा अपर जोन ही ज्यादा एक्टिव रहता है।
तो मेरा अपर जोन ज्यादा एक्टिव रहता है, तो मैं कभी भी जो करना है रीडिंग से रिलेटेड, राइटिंग से रिलेटेड, या फिर राइटिंग तो एटलीस्ट यहाँ से आ रहा है बट निकल के तो वहीं से आ रहा है, तो वो सारा चीज मैं फोकस करती हूँ कि अच्छा ठीक है, तो ये हम जल्दी से कवर कर लेंगे, फिर पेस्टोसिटी का एक और चीज बताऊंगी। मैं काट नहीं रही हूँ, शॉर्ट कर रही हूँ, जो भी बता रही हूँ मैं कंप्लीट बता रही हूँ। मिडिल जोन में पेस्टोसिटी आ जाता है। अगर मिडिल जोन में मतलब जो आपका जोन हमने कैटेगराइज किया कोई भी अल्फाबेट्स, वहां पे अगर एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ इंक आता है, मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेंसेस रिलेटेड टू मिडिल जोन थिंग्स। मिडिल जोन थिंग्स क्या हो गया? प्रेजेंटेशन, तो उसमें हमारा ड्रेसिंग आ जाता है, हमारा ईटिंग हैबिट्स आ जाता है, हमारा जो प्रेजेंटेशन हो गया, देन अपन को किसी से बात करना है, किसी से मिलना है, डे टू डे एक्टिविटीज में जो भी करना है, शॉपिंग करनी है, सारा कुछ आ जाता है। तो अगर वहां पे इंक फ्लो ज्यादा हो रहा है, मतलब वो चीज को वो ज्यादा इंजॉय करते हैं, जैसे कि खाना पीना, घूमना फिरना, ये सारा चीज मिडिल जोन। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब अगर किसी को सामने जाना है, किसी के बात करना है, तो ही इज एक्साइटेड कि हाँ अभी चलो बात करते हैं। प्रेजेंटेशन, अब उसमें भी कौन अच्छा करता है, कौन बुरा करता है या गंदा करता है, वो भी देखेंगे। फिर लोअर जोन एक्टिविटीज में पेस्टोसिटी अगर आ गया, तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेंसेस जो भी है रिलेटेड टू लोअर जोन के थिंग्स। जैसे कि लोअर जोन में अगर पेस्टोसिटी है, तो इफ द पर्सन इन स्पोर्ट्स, तो हमेशा एक्टिव रहेगा, उसको मतलब खेलना है तो बस खेलना है। कोई डांस में है तो उसे बस करना है, डांस प्रैक्टिस करना ही है, या परफॉर्म करना है तो डांस करना है, एग्जीक्यूट करने के लिए। मनी रिलेटेड है तो मनी रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं कि अभी इस चीज को क्लोज करना है, बस पैसे लेना है लेना है, तो वो चीजें हम कैलकुलेट करते हैं लोअर जोन में। ये तो हमने बताया कि पेस्टोसिटी। अब पेस्टोसिटी पॉजिटिव पेस्टोसिटी है या नेगेटिव पेस्टोसिटी है, वो कैसे देखेंगे? पेस्टोसिटी दो तरह के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा कोई पढ़ाता नहीं है, क्योंकि इसको आप डिकोड करना सीख लेंगे तो लाइफ में क्योंकि ये पेस्टोसिटी कहीं हैंडराइटिंग से ही रिलेटेड नहीं है, ये कोई भी लोगो है आपका खुद का, कुछ जैसे कोई मेहंदी लगाता है तो उसमें भी कितना पेस्टोसिटी कहाँ दे रहा है, मतलब आप डिकोड करना सीखेंगे तो सब समझ जाएंगे। किसी कंपनी का लोगो है, किसी कंपनी का विजिटिंग कार्ड है, तो उसमें भी आप पेस्टोसिटी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो वास्तु वाले वो भी कनेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा जोन में, कौन सा एरिया में अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट कहाँ पे कौन सा कलर कितना मात्रा में जा रहा है, तो उसका इम्पैक्ट कितना होगा। नाउ अगर नेगेटिव पेस्टोसिटी है, मतलब जो भी एरिया में पेस्टोसिटी है, वो आपको, आपके आईज को देखने में अनप्लेजेंट फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, वो नेगेटिव पेस्टोसिटी। बस इतना ही करना है। अगर आपको पेस्टोसिटी देखने में सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वो पॉजिटिव पेस्टोसिटी। तो नेगेटिव पेस्टोसिटी कैसे होगा? अगर अपर जोन में इंक का फ्लो ज्यादा है, पेस्टोसिटी है, और वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये पर्सन जो भी डेटा कंज्यूम कर रहा है, जो भी उसके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, वो नेगेटिव थॉट्स है। तो हम बोल सकते हैं कि या तो ये ऐसे कोई चीजें पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट इनके थॉट्स में, इनके ब्रेन में चल रहा है। ओके, कौन है जिनको जाना है? ठीक है, नो प्रॉब्लम, रिकॉर्ड हो रहा है। मिडिल जोन में पेस्टोसिटी अगर दिखने में अच्छा है, तो अच्छा पेस्टोसिटी, इसका मतलब क्या है मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगी। सपोज किसी का कोई फेवरेट फूड है, एक फूड का एग्जांपल लेके समझाती हूँ। फेवरेट फूड है और उसको खाना है, वो स्टॉल पे जाता है, फूड स्टॉल के स्टॉल पे जाता है नियर बाय, या फिर जो भी उसका फेवरेट होगा ऐसा, बट वहां पे देखता है कि वो तो हाइजीनिक उतना नहीं है, या तो एनवायरनमेंट हाइजीनिक नहीं है, या उस टाइम पे कुछ ऐसा हुआ है कि मॉस्किटो स्प्रे हुआ है कुछ, या हाइजीनिक नहीं है, तो फिर मैं नहीं खाऊंगा, या तो फिर मैं कहीं और चला जाता हूँ, या तो फिर मैं आज अवॉइड करता हूँ। जैसा कि हमने बोला, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेंसेस है, मतलब खाना है तो खाना है। अगर ऐसा हो गया, तो जो पॉजिटिव पेस्टोसिटी वाला पर्सन होगा, उसको भले कितना भी दूर जाना पड़े, अगर वो पैदल भी जा रहा है तो 2 किलोमीटर भी चलना पड़े तो वो जाएगा, क्योंकि उसको खाना है। और वो देखेगा कि जो स्टॉल अच्छा है फूड का, या जहाँ हाइजीन है, और जहाँ पे फीडबैक भी अच्छा है, वो सब देख के वो खा के आएगा। तो ये पॉजिटिव पेस्टोसिटी उसकी राइटिंग में आएगी। नेगेटिव पेस्टोसिटी वाला खा लेगा, ठीक है, अनहाइजेनिक है कैसा भी है, खा लेगा।
ये डिफरेंस होता है। लोअर जोन में अगेन कोई अगर गलत तरीके से इंस्टेंटली पैसा कमाने की कुछ कर रहा है एक्टिविटीज, तो अगर वो गलत कर रहा है या फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है गलत तरीके से, तो वो आपको जो लोअर जोन में पेस्टोसिटी दिखेगी वो अनप्लेजेंट होगी। और लोअर जोन में पेस्टोसिटी अच्छा मिलेगा मतलब दिस पर्सन इज वेरी एक्टिव फिजिकली, और उसको अच्छे सेंस में लेंगे जैसे कि स्पोर्ट्स, डांस, और जितने भी फिजिकल एक्टिविटीज हो जाते हैं या फिर मनी से भी रिलेटेड हो जाए, तो ये सारे आपको पॉजिटिव पेस्टोसिटी में चला जाएगा जो भी प्लेजेंट होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेस्टोसिटी। तो आप अगर आप किसी की भी राइटिंग देखते हैं तो जिसका भी एल, डी, एच या अपर जोन में पेस्टोसिटी दिख रहा है और उनका अपर जोन डेवलप्ड है, एक रूल मैं बताऊंगी, लिख लीजिए। मिडिल जोन मतलब मिडिल जोन के कोई अल्फाबेट ले लीजिए, ए, ओ या डी का लूप ले सकते हैं अगर राउंड बना है, या जी का लूप ले सकते हैं अगर राउंड बना हुआ है। राउंड मतलब परफेक्ट राउंड की जरूरत नहीं है, क्लोज्ड है। अगर ए क्लोज्ड रहता है जनरली, ओ क्लोज्ड होता है। तो अगर आप इसका विड्थ लेते हैं, हाइट लेते हैं, सॉरी हाइट लेते हैं, लोअर मिडिल जोन का ए या ओ का हाइट लेते हैं और उसका डबल, मतलब अगर हाइट ऑफ मिडिल जोन अल्फाबेट इज 1, तो अगर ट्वाइस उसका हाइट है अपर जोन, जैसे कि एच अगर ए से डबल है या डबल से थोड़ा ज्यादा है, तो उसका अपर जोन डेवलप्ड है। वो इंटेलेक्चुअल चीजें ज्यादा करता है, ज्यादा पसंद करता है, प्लानिंग में अच्छे होते हैं, स्ट्रैटेजी बनाने में अच्छे होते हैं, नई नई चीजें पढ़ने में, नॉलेज गेन करने में, इसमें। और सिमिलर केस में अगर लोअर जोन मिडिल जोन के ट्वाइस या उससे ज्यादा है, तो लोअर जोन डोमिनेंट है। यहाँ पे हम डोमिनेंट का वर्ड यूज करते हैं। अपर जोन डोमिनेंट है या मिडिल जोन डोमिनेंट है या लोअर जोन डोमिनेंट है, ये पता करने के लिए हम उनका हाइट देखते हैं गेस्टॉल्ट मेथड से। दूर से देख के समझ में आता है, एग्जैक्टली मेजर करने की जरूरत नहीं है। एक हमने पढ़ा था लॉ ऑफ एग्जैजरेशन। लॉ ऑफ एग्जैजरेशन क्या होता है, कोई भी चीज एक्सेस में अगर हो तो उसका ऑपोजिट ट्रूथ होता है। जैसे कि अगर कोई बहुत ज्यादा अपर जोन उसका डबल से भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो वो शो ऑफ ज्यादा करेगा कि मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो ऐसे ऐसे चीजें पढ़ता हूँ, प्लानिंग स्ट्रैटेजी, बट एक्चुअली ऐसा कुछ भी ट्रू नहीं होगा, तो एग्जैजरेट करना। सिमिलरली लोअर जोन ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, तो एग्जैजरेशन कैसे होता है, वो शो ऑफ करेगा कि मैं बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स खेलता हूँ या बहुत ज्यादा मैं पैसे कमाता हूँ, मैं तो ये करता हूँ वो करता हूँ, बट ऑपोजिट विल बी द ट्रूथ। यहाँ से लॉ ऑफ एग्जैजरेशन होता है। अभी मिडिल जोन के जो भी एक्टिविटीज है वो कम्युनिकेशन को खासकर दर्शाते हैं। तो अगर मिडिल जोन अच्छे से फॉर्म्ड है मतलब द पर्सन इज कॉन्फिडेंट। मिडिल जोन जिसका भी फॉर्म्ड है वो बैलेंस्ड है, वो कॉन्फिडेंट है, वो अच्छे से बात कर सकते हैं, सेल्फ एस्टीम उनके अच्छे हैं। ये सारी चीजें आप मिडिल जोन से देखेंगे। और अपर जोन का और लोअर जोन का बता दिया। तो कोई एक जोन आपको ज्यादा डोमिनेंट मिलेगा, और बैलेंस्ड जोन जिसकी हैंडराइटिंग में होगी उसका ये फॉर्मूला मैंने बता दिया। अगर ए या ओ का हाइट आप देख रहे हैं, उसका ट्वाइस अपर जोन एंड ट्वाइस या थोड़ा मोर देन ट्वाइस लोअर जोन है, अगर है तो बैलेंस्ड है। और किसी का अपर जोन और लोअर जोन कम है या मिसिंग है, मतलब द पर्सन फोकसेस मोर ऑन प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन और इस तरीके के एक्टिविटीज में वो ज्यादा है। जैसे कि आप अगर देखेंगे, एग्जाम्पल मैं देती हूँ, मोस्टली हमने देखा है प्रैक्टिकली गुजराती जब लिखते हैं, मतलब जनरलाइजेशन नहीं है, उनके माइंडसेट को हम डिकोड करेंगे तो बताते हैं कि उनका क्या होता है कि डे टू डे एक्टिविटीज में उनको जो भी बिजनेस कर रहे हैं आज का आज, और वो स्पेंड भी कर रहे हैं खाने पीने की चीजों में, तो जितना कमा रहे हैं बिंदास वो खा रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि उनको अगर कोई बोले
कि भाई मुझे पैसा और थोड़े दिन रखने दो, मैं तुम्हें ब्याज दूंगा, इतना परसेंट दूंगा, उतना परसेंट दूंगा, तो वो एक अलग ऑफर लेके आएंगे, आज का आज देगा तो मैं इतना डिस्काउंट दूंगा। तो उनको प्रेजेंट में ज्यादा जीते हैं, मिडिल जोन वाले प्रेजेंट में ज्यादा जीते हैं। तो उनकी राइटिंग में आप देखेंगे कि अपर जोन ज्यादा डेवलप्ड नहीं होता है, क्योंकि उनको जो काम करना होता है डे टू डे का वो कर लेते हैं। पैसा कैसे मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, उतना दिमाग नहीं लगाते, वो लोग ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड होते हैं, क्योंकि वो बिजनेस कैटेगरी से भी ज्यादा बिलोंग करते हैं और उनको आदत होती है। तो ये हमने प्रैक्टिकल एनालिसिस किया है गुजराती हैंडराइटिंग का, मतलब गुजराती स्क्रिप्ट नहीं, गुजराती जब लिखते हैं जो बिजनेस में है तो उनका माइंडसेट ऐसे आता है। ऐसे करके हम दूसरे हैंड राइटिंग्स को भी डिकोड करते हैं। तो एक मैं आज एक कॉन्सेप्ट बताऊंगी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होता है, ये एक नेगेटिव ट्रेट में आता है, दिस इज कॉल्ड एज क्लॉ। क्लॉ मतलब वही पंजा, है ना, बर्ड का क्लॉ होता है ना, बीक, ये जो पंजा होता है कैसा होता है, ईगल का मुड़ा हुआ। ठीक है। तो इसका रूल क्या है, क्लॉ तब बनता है जब कोई भी ग्राफ, कोई भी कर्व, या तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है या तो कर्व लाइन हो सकता है, वो जब नीचे की तरफ आता है और लेफ्ट की तरफ, ये मेरा लेफ्ट है, ठीक है, नीचे की तरफ आता है और ये ना एक्यूट एंगल बना के कर्व फॉर्म करता है। ये कोई भी अल्फाबेट में हो सकता है, कुछ कुछ अल्फाबेट्स में नहीं बनेंगे, बट दिस इज कॉल्ड एज फिनांस क्लॉ। इसे फिनांस क्लॉ कहते हैं। ये एक पंजा की तरह होता है, ठीक है। तो ये चीटिंग माइंडसेट या चीटिंग टेंडेंसीज को दर्शाता है। अगर हम हिंदी की राइटिंग देखें, बहुत सारे क्लॉज ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हिंदी के स्क्रिप्ट में है, देवनागरी में। त बनता है, नीचे की तरफ आया, एक्यूट एंगल से बना, कहीं पे भी जा रहा है बट ये बन तो रहा है एक्यूट एंगल। क बना, ऊपर की तरफ रिट्रेस हो रहा है बट यहाँ से भी एक्यूट बन रहा है। तो अगर रिट्रेस होता है तो कम होता है, रिट्रेस नहीं हो रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है, तो ये ज्यादा होता है। त में, क में, ड में, द में, सभी में क्लॉ है। तो इसलिए जब इंडिया का हम देखते हैं, जैसे जैसे ये एक केस स्टडी है, जैसे जैसे इंडिया डेवलप करना शुरू किया, ब्रिटिशर्स आए, इंग्लिश की तरफ हम ज्यादा मूव हुए, इंग्लिश का स्क्रिप्ट ज्यादा यूज, तभी से हमारा प्रोग्रेस ज्यादा होना स्टार्ट हुआ। और आज हम इतना ज्यादा इंग्लिश के तरफ ग्लोबल लैंग्वेज माइग्रेट हो चुके हैं कि हम हर चीज इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश में, भले बात हिंदी में कर रहे हो बट इंग्लिश को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो क्लॉ बनाने का जो है चीटिंग माइंडसेट वाला टेंडेंसी धीरे धीरे करके निकलता जा रहा है। दूसरी बात, ये क्यों डेवलप होता है, ये इसलिए डेवलप होता है कि बचपन में उन्होंने देखा होता है आसपास में, या तो फैमिली में या तो एनवायरनमेंट में, कि किसी ने एक्चुअली, अभी तो 6:17 हो रहा है, क्या 6:30 हम रैप अप करेंगे, किसी को जाना होगा तो जा सकते हैं, फिर रिकॉर्डिंग देख लीजिए। तो थोड़ा सा एक लॉ बता देती हूँ मैं उसके बाद। तो चीटिंग माइंडसेट कैसे डेवलप होता है, एनवायरनमेंट में किसी ने कुछ किया ऐसे, तो जब मैंने बोला था कि 0 to 14 ईयर्स की एज में सबकॉन्शियस माइंड का फिल्टर नहीं होता है, उसे हर इंफॉर्मेशन, हर डेटा एज इट इज चला जाता है, तो उसको पता नहीं होता ये राइट है या रॉन्ग है। तो वो ड्यूरेशन में अगर किसी ने इस टाइप का काम होते हुए देखा है, तो उसके माइंडसेट में ये मेंटालिटी, चीटिंग मेंटालिटी डेवलप हो जाती है। ये परमानेंट नहीं होता है, टाइम के साथ में ये चला जाता है, ये माइंडसेट चेंज होते ही ये चला जाता है। ऐसा नहीं है कि ये आपको पहले डेवलप हुआ है तो ये लाइफ लॉन्ग रहने वाला है, नहीं, कॉन्शियस होके आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है ना, अब हर चीज, खेल जो है वाइब्रेशन का है, एनर्जी का है। अगर आपके माइंडसेट में ये है तो आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, आपके पास वैसे ही लोग आएंगे, वो आपको मीठा मीठा बात करेंगे, आपसे पैसे ले जाएंगे, या आपको चीट कर जाएंगे, या आपके साथ फ्रॉड कर जाएंगे। लेकिन एनर्जी वाइब्रेशन आपकी है। अगर आपको कोई भी नहीं मिलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपसे कोई भी इस तरीके का पर्सन अट्रैक्ट नहीं हो रहा है जो आपके साथ में चीटिंग या फ्रॉड कर रहा है, तो आप अपने खुद के साथ में फ्रॉड या चीटिंग कर लेते हैं।
क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड अपना या पराया नहीं देखता। सबकॉन्शियस माइंड खाली यही देखता है कि चीटिंग है तो करना है, चाहे दूसरा करके जाए या मैं खुद कर लूं। सबकॉन्शियस माइंड ऐसे एक्ट करता है। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में मैं और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी, जैसे कि आप लोग सब कनेक्ट हुए हैं। पीडीएफ मैंने अभी तक शेयर नहीं किया है, 7 to 10 days लगेंगे आफ्टर कोर्स कंप्लीशन। तो ऐसा रहता है कि लगता है कि कुछ मिस हो गया, कुछ रह गया, मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई, रिकॉर्डिंग में मिस हो गया, ये हो गया। तो यूनिवर्स आप जितना रिसेप्टिव है उतना ही यूनिवर्स आपको देगा। अगर कुछ मिस हो रहा है जाने दीजिए, आज के डेट में आप जितना रेडी है वो आपको मिलके ही रहेगा। आप जितना रिसेप्टिव है उतना लेके ही जाएंगे। और अगर आप किसी चीज के लिए रेडी नहीं है तो वो एक इम्पोर्टेंट लाइन आपका मिस हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, नेटवर्क ऑफ हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन जो यूनिवर्स आपको आज नहीं देगा वो नहीं देगा। तो इसलिए गो विद द फ्लो, जो मिलता है लेते जाइए, जो आता है आते आते जाने दीजिए, जो जाता है जाते जाने दीजिए। आज इतना इतना ये पक्का है कि अगर कोई सीड यूनिवर्स ने आपके माइंड में सो किया है तो वो कहीं ना कहीं आज फल देगा या आगे चल के फल देगा, लेकिन देगा जरूर। अब डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको परसीव करते हैं। तो मेरे तरफ से मैं जितना देना होगा उतना आपको दूंगी, आप जितना रिसेप्टिव है उतना लेंगे, क्योंकि ये न्यू साइंस है। साइंस नहीं, मैं इसको कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस बोलती हूँ। साइंस इसलिए क्योंकि ये है तो साइंस की ही चीजें की जो हमने प्रूव कर दिया, भले वो फैक्ट हो ना हो, वो कहीं ना कहीं नजर आता है, कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल वो आता ही है। माइंडसेट में अगर है तो वो पेपर पे आता है, माइंडसेट में है पेपर पे आया, फिजिकल अभी प्रेजेंट लाइफ में नहीं है तो भी वो फ्यूचर में निकल के आता ही आता है। तो इसलिए ये साइंस है। आर्ट इसलिए है कि हम इसको कैसे क्रिएटिव तरीके से एनालाइज करके कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते, दैट इज एन आर्ट। हम ग्राफोलॉजी इसलिए नहीं करते हैं कि हम अपना पास्ट को चेंज कर दें, हम अपना पास्ट को डिकोड इसलिए नहीं करते हैं कि हम अपना पास्ट को चेंज कर दें। हम इसलिए डिकोड करते हैं कि पास्ट की चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट में ट्रांसफॉर्म करते हुए हम फ्यूचर को अच्छा बनाएं। तो ये ग्राफोलॉजी का मेन पर्पस होता है। तो इसलिए खुद को चीटिंग कैसे करते हैं, ये क्या होता है ना, ठीक है मैं बताऊंगी, कोई दूसरे क्लास में बताऊंगी मैं, अभी नहीं तो लंबा हो जाएगा। तो आप अपने अपने हैंडराइटिंग में चेक कीजिए, क्लॉ है तो आपके साथ में, मतलब मेरा मेन पर्पस ये है क्लॉ को पढ़ाने का कि अगर आप बोलते हैं कि मेरे साथ चीटिंग हो गई, तो चीटिंग इसलिए हुई क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके प्रोग्रामिंग में पहले से था। जिसकी हैंडराइटिंग में होगा वो वैसे ही वाइब्रेशंस अट्रैक्ट करेगा, जो जैसे वाइब्रेशंस अट्रैक्ट करेगा तो फिर घटना वहीं पे होगी। खुद के साथ चीटिंग करना बोलने से खुद की बॉडी के साथ में हार्श हो जाना, कभी वो देखना पड़ेगा कि क्लॉ कहाँ पे आ रहा है, कौन से अल्फाबेट में आ रहा है, कौन से ट्रेट में आ रहा है। हर एक अल्फाबेट का एक अलग अलग लोकेशन होता है फिजिकल बॉडी में। जैसे ई होता है अल्फाबेट, ई अल्फाबेट हमारे कान के शेप का होता है, ईयर, तो दैट इज रिलेटेड टू ईयर। ठीक है, तो लिसनिंग, हम क्या सुनते हैं, कैसे सुनते हैं, कितना सुनते हैं, सेलेक्टिव लिसनर, बैड लिसनर, गुड लिसनर। और कहीं ना कहीं लिसनिंग जो प्रोग्राम होता है वो कहीं ना कहीं हमारे एक और इंटरनल ऑर्गन को इफेक्ट करता है, जिसमें अगर इम्बैलेंस है तो ये एक्चुअली डीप साइंस है, वो बहुत माइंडसेट लेवल पे जाके डिकोड करना पड़ता है, लेकिन हैंडराइटिंग से निकल के आता है। सी इज फॉर कम्युनिटी। अगर सी अच्छे से ओपन है दैट मीन्स यू आर वेलकमिंग एवरीबॉडी इन द कम्युनिटी। कम्युनिटी से आप सबके लिए रिसेप्टिव है, सेलेक्टिव नहीं है। तो इस तरीके से एक एक अल्फाबेट, पी इज फॉर फिजिकल एफर्ट। पी अगर आपका है कैसा है, आप हेल्पफुल है, फिजिकल हेल्प देने के लिए रेडी हैं, या कैसे आपका ट्रेट है, वो पी से देखते हैं। सिमिलरली ओ इज योर सबकॉन्शियस माइंड, ए इज योर हाउस, वो भी मैं बताऊंगी अलग से। देन एम इज योर डिसीजन मेकिंग। ऑल कैपिटल अल्फाबेट्स, अगर स्टार्ट में कैपिटल आता है, किसी वर्ड का आता है, ऑल कैपिटल अल्फाबेट्स आर इनिशिएटिव टेकिंग एबिलिटी।
आप इनिशिएटिव कितना बड़ा ले सकते हैं, कैसा ले सकते हैं, दैट डिनोट्स कैपिटल लेटर। जैसे सोनल जी ने उस दिन क्वेश्चन किया था, आज वो नहीं है शायद ना, ठीक है, वो आएंगी तो मैं उनका जवाब दूंगी। तो उस वक्त जो उन्होंने सवाल किया था उससे रिलेटेड जितना टॉपिक मैंने समझाया था उसका आंसर दिया, बट उसको कंबाइन करके हम दूसरे ट्रेड के साथ में भी देखते हैं। तो यही है ग्राफोलॉजी। तो मैं फिर से बोलूंगी कि इसमें किसी को, सब लर्निंग के लिए आए हैं, किसी का भी हैंडराइटिंग को हमको जज नहीं करना है, प्रोफेशन वाइज डिपेंड करता है। एक और चीज मैं बता देती हूँ, बस 2 मिनट में रैप करेंगे। एक होता है क्लब स्ट्रोक, स्ट्रोक्स पढ़ेंगे हम, स्ट्रोक्स। स्ट्रोक्स मतलब जो स्टार्टिंग में कोई लिख रहा है टी ऐसे, तो ये जो होता है ये स्ट्रोक हो गया, दिस इज स्टार्टिंग स्ट्रोक, जो स्टार्ट में आ रहा है। ई हो गया, ये यहाँ तक जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एंडिंग स्ट्रोक। जो चीज जहां पे एंड होना था वहां पे एंड नहीं होता है, यस। तो स्टार्टिंग स्ट्रोक एंडिंग स्ट्रोक हो जाता है। वैसे ही आप स्ट्रोक में देखेंगे, टी किसी ने लिखा, क्रॉस बार बनाया, क्रॉस बार को ऐसे कर दिया कि नीडल की तरह पॉइंट हो गया, है ना। शुरू में ये मोटा है और बाद में जाते जाते एक ये सुई की तरह, नीडल की तरह हो गया, क्लब स्ट्रोक। तो ये अच्छी क्वालिटी नहीं होती है, मैं बता रही हूँ, मैं इसका रीजन भी बताऊंगी। अच्छी क्वालिटी नहीं होती है, ये क्लब स्ट्रोक है। क्लब स्ट्रोक कहीं पे भी हो सकता है, जी में हो सकता है, टी में हो सकता है, कुछ कुछ लोग टी ऐसे लिख देते हैं, तो ये नीचे में क्लब स्ट्रोक आ गया। तो क्लब स्ट्रोक क्या होता है ना, दिस इज हार्श प्रोग्रामिंग। अब हमने देखा कि लेफ्ट साइड पास्ट होता है, राइट साइड फ्यूचर होता है। टॉप साइड रेस्पेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब जो भी हमारे गुरु हैं, जो भी डिवाइन एनर्जी है, फोर्स है, गॉड है, जो भी कम्युनिटी के बड़े हैं, वो सारे अपर की तरफ। बेसिकली कम्युनिटी के बड़े पेरेंट्स वेरेंट्स नहीं, जस्ट अगर कोई गुरु है, ऐसे कोई है तो अगर अपर की तरफ क्लब स्ट्रोक है तो वो लोग ब्लेम करते हैं बात बात पे, वो भगवान के सामने बैठ के कि तूने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। तो वो सारे क्लब स्ट्रोक मतलब हार्शनेस, अब मैं ये नहीं करूंगी, अब मैं ये जाप नहीं करूँ, मतलब एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं। राइट साइड की तरफ हो गया तो कम्युनिटी की तरफ हार्शनेस, बातों में मिडिल जोन में आया तो बातों में हार्शनेस। स्ट्रेट नीचे की तरफ क्लब स्ट्रोक गया तो खुद के साथ हार्श, खुद की बॉडी के साथ में हार्श। वो फिर कुछ भी कितना भी हार्ड वर्क करेंगे, तकलीफ में रहेंगे, बट वो चुपचाप से सहेंगे, उनको वो आदत हो जाएगी वो हार्शनेस की। लेफ्ट साइड में क्लब स्ट्रोक मतलब पेरेंट्स की तरफ, अपने पास्ट की तरफ हार्श, कि मैं, मुझे बचपन में ये नहीं मिला, ये नहीं करने दिया गया, जो भी है। तो इससे क्या होता है ना, हार्शनेस डेवलप होता है। तो क्या ये सबके लिए अच्छा नहीं है, ऐसा है क्या? हमको जनरलाइज नहीं करना प्रोफेशन के हिसाब से, नहीं। अभी अगर डॉक्टर भव्या की राइटिंग में मैं देखती हूँ तो मैं उनको चेंज कराऊंगी? नहीं कराऊंगी। उनको तो हार्श होने का प्रोफेशन है, वो डेंटिस्ट है, वो हार्श हो जाए। अगर वो हार्श नहीं रहेगी तो वो कैसे ऑपरेट करेगी, दांत कैसे निकालेगी? वो अपने साथ भी हार्श नहीं होगी। डॉक्टर्स भी जैसे अपने साथ अगर हार्श नहीं होंगे, कोई भी टाइम पे काम करना है, कोई भी टाइम पे उनको कॉल आ गया ये ना बाहर गए, अच्छा मैंने मैसेज करो। तो उनको हार्श होना ही पड़ेगा। अगर उनका क्लब स्ट्रोक हम निकाल देते हैं कि आप हटा दो क्लब स्ट्रोक, इट इज नॉट गुड, जनरलाइज्ड वे में, तो फिर वो क्या करेंगे? टॉफी देके भेज देंगे क्या? डेंटिस्ट है तो नहीं, उनको फिर ऑपरेट करेंगे कैसे, हार्श नहीं होंगे? तो प्रोफेशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको क्या सूट करता है, क्या नहीं करता है। इसीलिए सबकी हैंडराइटिंग आपके फिंगरप्रिंट की तरह यूनिक है, कोई आपकी हैंडराइटिंग को कॉपी नहीं कर सकता। आपकी पर्सनालिटी आपकी ओरिजिनल पर्सनालिटी है, एवरीबडी इज यूनिक। आपका प्रोग्रामिंग हुआ है, दैट वी रेस्पेक्ट। किसी के इसमें क्लॉ है, वी रेस्पेक्ट, क्योंकि उनके एनवायरनमेंट में ऐसा हुआ था, वहां से ये प्रोग्रामिंग उन्होंने, उनके सबकॉन्शियस ने ले ली। तो इसके लिए हम किसी को भी जज नहीं करेंगे। यहाँ पे जो अपना प्रोग्रामिंग है डिकोड करेंगे। मैं कल फॉर्मेट शेयर करूंगी, आपका रिपोर्ट कैसे बनेगा, एक मैं बता के दूंगी क्या कैसे रिपोर्ट बनेगा। अभी तक जितना हुआ है और कल जो होगा उसके बेसिस पे गेस्टॉल्ट मेथड में आपके रिपोर्ट्स बन जाएंगे। कल का वर्क होगा रिपोर्ट बनाना। और फिर हम ट्रेट मेथड देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो सारे ट्रेट देखेंगे। फिर नेक्स्ट थर्ड डे, मतलब आज से थर्ड डे हम थेरेपी में जाएंगे, जिसमें जेनेरिक थेरेपीज मैं बताऊंगी। थेरेपी पे जाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल्स हम थोड़ा गैप लेके करेंगे। मंथली 2 to 3 सेशन हम प्रैक्टिकल्स पे करेंगे। कल राखी है, परसों है ना राखी? कल नहीं ठीक है, आप ग्रुप में, मैम हाँ बताइए। कई जगह कल है, कई जगह परसों है मैम।
आप बताइए, कोई एक दिन आप बोलेंगे तो, अगर ज्यादा मैक्सिमम लोग नहीं आना चाहते हैं तो ग्रुप में पोल ले लेते हैं। विशाल जी आप बता दे कब मनाना है मुहूर्त वो तो देखकर। परसों परसों बोल दिया उन्होंने। परसों परसों मेरे शॉर्ट्स वीडियो आप नहीं देखती लग रहा है। नहीं मैंने बच्चों की पढ़ाई की देखी, ये राखी वाली नहीं देखी। परसों है परसों। मैंने विशाल जी वास्तु वाली देखी है, वास्तु कैसे चेक